बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने अपना वीकेंड जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा और अब आने वाले वीक के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करनी है, ख़ास तौर पर सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आजकल हम देख रहे हैं कि हर शख्स चांदी में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल नज़र आ रही है। एक टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा स्पाइक देखा, इस वक्त थोड़ी सी डिक्लाइन नज़र आ रही है। तो इस हवाले से समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्ट कब करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इन्वेस्ट करते वक्त, और ताकि किसी फ्रॉड से, किसी धोखेबाजी से, किसी धोखेबाज कहते ना चढ़ जाए ना हम। इसी के साथ मज़ीद जो सराफा बाज़ार है मुल्तान का, उसके अंदर किस तरह के इंतज़ामात की ज़रूरत है, क्या चीज़ लैक करी है या वहाँ के जो ताजिर हैं वो मुतमईन है इंतज़ामिया की कारकर्दगी से। तो इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राव लियाकत साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं सराफा बाज़ार के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है फराज रमज़ान साहब, जो कि रिपोर्टर हैं रूही टीवी के। इनके पास ताजरान की बीट है, इनसे भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये देखते हैं, तो इनसे बात करेंगे कि मुल्तान में किस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज, वेलकम टू द शो। जनाब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उठ गए थे सुबह? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका ज़रा एतराज़ रहता है सुबह सुबह मैं नहीं उठ सकता। नहीं, मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ, वक्त पर आता हूँ और इसके साथ साथ ठीक, अपनी वर्जिश भी करता हूँ। ठीक है, माशाल्लाह जी। राव साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। अब इस वक्त मार्केट की अगर हम मजमूई तौर पर सूरत हाल के बारे में बात कीजिएगा, हर शख्स चांदी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है जी, करना चाहिए इस वक्त? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रूही चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया और नाजरीन को सोने और चांदी पर माशाल्लाह एक अच्छी प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो सोना और चांदी है ये बहुत हाई रिस्क जगह पर पहुँच चुके हैं। इस जगह से चांदी जो है वो आप ये देखें, पाकिस्तान में चांदी 5,000 पर तोला इस वक्त ऑन चल रहा है, जो किसी वक्त भी, जिस वक्त चांदी अब ये समझे $120 पर औंस से नीचे आकर ये 64 लगा चुकी है, यानी कि 50% ये लॉस कर चुकी है। तो बहुत सारे जो हमारे मतलब चांदी के बायर थे, वो इन्वेस्टर थे, वो मतलब है आप देखें वो बेचारे बिल्कुल बहुत बड़े नुकसान से दो चार हैं और उनके घर तक बिक गए हैं, क्योंकि ये मतलब है जिस वक्त हमें जोश चढ़ता है ना पाकिस्तानी कौम को, फिर अपना सब कुछ बेचकर भी जो है ना उस पे लग जाते हैं। अच्छा, ये करंट जो सिचुएशन है चांदी के हवाले से ये बताइएगा कि वो जो बैठे होते हैं सोशल मीडिया पे कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दें, आजकल इसकी मार्केट है, इंटरनेशनली इन्वेस्ट किया जा रहा है, स्टॉक मार्केट वाले जो होते हैं, उनकी वजह से इस वक्त मार्केट में राइज आ रहा है? नहीं, ये इस वजह से मतलब है मैं समझता हूँ कि तेज़ी है कि हर शख्स, यानी कि इवन के एक होता है ना, ये सिर्फ सोने और चांदी के ही जो लोग लेन देन करते हैं वो नहीं। मैं समझता हूँ जिसके पास 10 तोले के पैसे हैं, जिसके पास 2 तोले के पैसे हैं, ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जिस पे जितने पैसे हैं उसने उसको सब चांदी पे दाव पे लगा दिए, जिस वजह से ये एक भेड़ चाल बन गई। और बाकायदा आप शायद आपको इत्तफाक हुआ हो देखने का सराफा बाज़ार की मार्केट, तो आप जैसे कभी मंडी में सुबह सुबह फड़ लगी होती है और सब्जियां और फ्रूट्स की बोली होती है, इस अंदाज से चांदी का कारोबार चल रहा है। चांदी का कारोबार करने वाले जो लोग हैं, जो सिर्फ चांदी सेल और परचेज कर रहे हैं, वो लोग कमा रहे हैं, वो अंधाधुंध कमा रहे हैं, और एक शख्स कमा रहा है और पूरा मतलब है जहाँ जो भी शहर है उसके तमाम लोग लुट रहे हैं। खरीदो फरोख्त के रेट में फ़र्क है ना, 500-700 का 800 का फ़र्क। वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं अपर कास्ट, वो अपर कास्ट क्या होता है और एक्चुअल रेट क्या होते हैं, वो ज़रा समझाइएगा। अपर कास्ट ये देखें ना, इस वक्त इंटरनेशनली रेट भी अगर आप चेक करें तो वो 8,500 से 9,000 बनता है। ठीक है, जब जो एक्चुअल मार्केट का चांदी का रेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों है, ये ब्लैक क्यों है? जैसे आप देखें ना गाड़ियाँ ऑन पे, तो ब्लैक के जब आप कह रहे हैं तो इस वक्त कितना मार्केट में बिक रहा है? इस वक्त भी आज का रेट भी तकरीबन 12,000 17,000 पे था मेरे ख्याल, 17,500 से 12 पे वापस 12 पे आया है विद इन 1 वीक। और मतलब 1 वीक तो अब ये हो गया ना, यानी एक ही दिन में वापस आया है।
यानी रात को लोग सोए थे तो 17,500 था और सुबह जब उठे तो 11,000 और उसके बाद ये 9:30 पर भी आया है। 9:30 से अब दोबारा इन्होंने इसको थोड़ा सा उठाया हुआ है और आज भी मैं देख रहा हूँ कि आज भी थोड़ी सी तेज़ी होगी मार्केट में। आज मार्केट खुली है 4-5 दिन के बाद, तो आज मार्केट में तेज़ी होगी और वो तेज़ी यही है कि इस वक्त बायर जो है वो चांदी अभी भी परचेज कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट जिसको समझा जाता था कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, वो इस वक्त मार्केट वोलेटाइल हुई है, दिन ब दिन उसके रेट बदल रहे हैं, तो आप इस वक्त मना करेंगे कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि ये जो चांदी और सोना इसको हर शख्स इसमें ना घुसे। ठीक है, हाँ, ओके। ये जिनका काम है उन्हें करने दें। इसके सोने और चांदी को जब हर शख्स खरीदेगा तो आपकी मुल्क की मईशत कहाँ जाएगी, आपका कारोबार कहाँ जाएगा? आज 20 तोला सोना 1 करोड़ से प्लस हो गया। बिल्कुल। अब अगर आप 20 तोला सोना खरीद कर आप अपने पास रखते हैं, समझे आपने 1 करोड़ रुपये ब्लॉक कर दिया। अब आप ये समझेंगे कि मैंने 1 करोड़ रुपये को कमाने के लिए रखा है, लेकिन खुदा न खास्ता वो 1 करोड़ का 80 लाख भी रह जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन इसने नीचे जाना है बहुत ज़्यादा, तो ये 3.5 लाख को भी छुएगा। ये हमेशा आप इसको चेक करें, आप इसकी हिस्ट्री चेक करें। मेरी ज़िंदगी में 4 मौके आ चुके हैं जब ये मार्केट क्रैश जब ये मार्केट क्रैश करती है। मैंने इसको 77-78 में भी देखा, 1977-78 में। उसके बाद मैंने इसे अभी पिछले दिनों में 2014 में भी लोगों को लुटते देखा चांदी में और सोने में। क्योंकि अब ये देखें ना, इंटरनेशनल ट्रेडिंग चल रही है आज $5,000 पर आउंस। ठीक। और ये अभी जो स्टार्ट लिया था इसने अभी कुछ दिन पहले, तो ये $1,200 से चली है। अब ये इंटरनेशनल तौर पर मार्केट वोलेटाइल मार्केट है। $1,200 से अब $5,000 पे चली गई। यानी कि आप देखें ये है दुनिया की कहानी, जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। अच्छा, इसमें अब अगर कोई आना चाह रहा है उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? इस पर तफसीलन बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम, रावर मुजफ्फरगढ़ से अर्ज कर रहा हूँ। जी जनाब, राव साहब सवाल कीजिएगा। जी, मैं इस चांदी पर बात कर रहा हूँ जी। कि जो हमारे सराफा हजरात हैं इधर मुल्तान के, इन्होंने भी जो था ना लोगों को गाइडलाइन ये दी गलत। देखिए, लोगों को नहीं पता होता, आम बंदे को क्या पता है चांदी के बाबत या सोने के बाबत। आप मुझे बताएं, लोगों के मकान बिकवा रहे हैं या रिक्शे बिकवा रहे हैं। अच्छा, लोग आप भी लालची हैं, लेकिन गाइडलाइन कुछ इस तरह की दी जाए कि खुदा रहा आप जनता, यार ये हमारा काम है, आप इसमें ना जो उनसे इन्वेस्ट करें, ये कोई और चीज करें, आप कारोबार करें, तो अपना दुकान ही उठा के, जितना मकान ही उठा के कुछ तो नहीं बनता। तो थोड़ा सा इसकी जो ना जो हमारे शराबा है उन्हें भी चाहिए। कत्तन मैं इसका व्यापारी नहीं हूँ, मैं कपाड़िया हूँ, कपड़े वाला हूँ, लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब लोगों का सुनते हो। मेरे सामने वाला है जी, बिल्कुल गाइडलाइंस होनी चाहिए और आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि थोड़ा सा मार्केट को समझा जाए और जनाब से कुछ जो मुफीद मशवरे हैं वो भी लिए जाएं और उन लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उनको क्या करना चाहिए। जनाब, यही बात हम कर रहे हैं और आप भी इस पे बता रहे थे कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई की बात का जवाब दे दूँ, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है और मैं यही बात मैं बार बार रूही चैनल के तवस्सुत से फराज रमज़ान मुझसे लेते रहे हैं और मैं इंटरव्यू में यही बार बार कहता रहा हूँ कि खुदा के लिए इससे बच जाएं, इससे सोने चांदी से दूर रहें। ये है दुनिया की लड़ाई, इसमें हम बीच में ना आए। हमारे बीच में आने से ये होता है फ़ायदा किसका? वो मुल्कों का, जो लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं। देखें, जो बाइंग हैं उन्होंने देखना है कि आज बाइंग पे कहाँ खड़ा है दुनिया, कहाँ खड़ी है। देखें, अरबों लोग हैं, अरबों जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया का फोकस सोने और चांदी पे चला गया। बिल्कुल, कारोबार और जो बिजनेस हैं वो साइड पर लगे, जिस वजह से आप देखें मुल्क की मईशत है, लोगों का रोज़गार है। अगर यही पैसा हम कारोबार में यूटिलाइज करेंगे तो इकॉनमी का पहिया चलेगा, गरीब का चूल्हा जलेगा। तो हम ये बार बार, मैं आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने तमाम नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हर शख्स अपने अपने सिस्टम को समझे। अगर मेरा जो सिस्टम है, जो मेरा बिजनेस है, अब कोई भी शख्स है, मैं देख रहा हूँ कि कोई कपड़े धोने वाला है तो उसके पास अगर 50,000 है तो वो भी चांदी ले रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई सब्जी वाला है, भाई तुम लोगों का अपने सिस्टम में चलें। फिर क्या होगा? अभी रिसेंटली मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, मैं मना करता हूँ, ख़ास तौर पर मैंने
हमेशा मना किया है कि भाई इस वक्त जो है ना बाइंग नहीं बनती, बहुत तेज़ है मार्केट। जिस वक्त ये सोना 5,82,000 पर चल रहा था, उस वक्त भी सोने के खरीदार ज़्यादा थे। ठीक है, और मैं उनको ये कहता था कि जिस दिन ये गिरेगी तो आप लोगों के कपड़े उतर जाएंगे सड़कों पर आ जाओ। आप लोग। अच्छा अब जनाब, वो बैठते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे, और अब हम लोग भी देख रहे होते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो सबसे आसान हदफ ये नज़र आता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि किसी और का बिजनेस है, मैं उसके अंदर अपने थोड़ा सा डाल दूंगा और फिर शेयर्स ले लूंगा, तो मुझे भी थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, क्योंकि रिस्क तो अगर मैंने अपना बिजनेस में करना है तो उस रिस्क तो उसमें भी है। अब बीआरएस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बुलिश है इस वक्त मार्केट जो है वो स्टॉक मार्केट है। उसकी एक तौजीह ये पेश की जाती है कि क्योंकि पूरी दुनिया में चांदी जो है वो आपके आलात में इस्तेमाल हो रही है, तो पूरी दुनिया की एक जंग, बाइपोलर हमारा वर्ल्ड है, तो उसकी वजह से इस वक्त चांदी को खरीदना मुफीद है। लेकिन वो सही आप बता रहे हैं कि लोकली उसको किस तरह से खरीदना है, इस हवाले से तफसीर उनसे गुफ्तगू करते हैं कि अगर कोई आना भी चाह रहा है, वो तो समझता है कि रिस्क मैं लेना चाहता हूँ, तो उसको फिर किस चीज़ का ध्यान रखना है। नाज़रीन, इस हवाले से तफसीर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे थे और राव साहब ने बड़ा तफसीलन बताया कि इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी वोलेटाइल है। अगर किसी ने मार्केट में आना भी है तो वो जो ख़दशा है कि उसको कोई ना कोई लॉस हो सकता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैदान में आए, और उसके बाद लेकिन कोशिश करे जिनका ये काम नहीं है वो इस मैदान में ना आए। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फराज साहब से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। फराज साहब, ये बताइएगा कि लोगों का क्या रुझान है, लोग अब इस वक्त किस तरह का बायर आप मार्केट में देख रहे हैं जो इस वक्त चांदी खरीद रहा है या सोना भी खरीद रहा है? सोना तो क्योंकि बहुत से बहुत दूर होता जा रहा है ना आवाम की। सोना जिस तरह पहुँच से दूर होता जा रहा है, राव साहब एक ज्वेलर्स हैं, इनको पता है कि इस वक्त मार्केट में जेवरात की खरीदो फरोख्त का काम बिल्कुल सिर्फ, हालांकि ये तो सीज़न है, आप देखें शादियों का सीज़न है, या तो शाबान में शादी होती हैं या तो शवाल के महीने में शादियाँ होती हैं, लेकिन इस टाइम मार्केट का ये आलम है कि सन्नाटा है, ज्वेलर्स परेशान बैठे हैं। ये इनको पता है, ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि भाई इनके कारोबार से मुंसलिक जो दिहाड़ीदार तबका है वो इस टाइम अपना कारोबार बदलने पर मजबूर हो गया। राव साहब ऐसे है कि नहीं? अब तो लोग, राव साहब की बात ये ठीक है कि जिस पेशे से भी मुंसलिक लोग हैं उनको सिर्फ यही गर्ज है कि हमने पैसे कमाने हैं। बिल्कुल, कैसे कमाने हैं ये नहीं पता। वो एक कहावत है, लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते। तो जिस तरह कहा जाता है वो भी उस तरह अंधाधुंध उन पे वो फ्री फायर करते रहते हैं, मतलब वो परचेजिंग करते रहते हैं। फिर एट द एंड जो चांदी सफ़ेद है वो सबको सफ़ेद कर देती है, मतलब कि सड़कों पर लेकर आती है। यही 17,500 रुपये तोले तक देखें, 6,000 रुपये फ़ी तोले से बढ़ना शुरू हुई है, 17,500 रुपये फ़ी तोला तक गई है। राव साहब, मैं ये समझता हूँ 5.25 लाख रुपए किलो थी, तो फिर ये 14 लाख रुपए 15 लाख रुपए किलो तक पहुँच चुकी थी। अब जिन लोगों को नुकसान हुआ, सिर्फ यही मकसद था कि पैसे कमाने हैं, और किस तरह कमाने हैं ये किसी को नहीं पता था। एक अपना मेंटोर बना लिया, उसकी वीडियोस देख ली कि किस तरह जो है ना ये लोग हमें आगाह कर रहे हैं, तो उसी के रास्ते पर चलना और इन्वेस्टमेंट करना और प्रॉफिट अर्न करने की सोच रखना। ठीक है, लेकिन बीच में एक वो उसे क्या कहते हैं, गैप भी आ जाता है कि किस तरह जो है वो मार्केट ने डाउन भी होना है। ज़ाहिर बात है इस वक्त मार्केट में चांदी 5,000 रुपये पर तोला अब ब्लैक में फरोख्ती जा रही है। डिमांड इतनी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है कि हर बंदा चाह रहा है कि मैं कुछ ना कुछ कमा जाऊँ, तो इस तरह तो नहीं होता। अच्छा, इसमें जो फ़रोख्त करने वाले हैं, जो सेलर्स हैं, उनका इस बारे से क्या मौक़िफ़ है? वो तो बेचने के लिए बैठे हुए हैं। अब किस तरह का, ज्वेलरी की सूरत में चांदी ज़्यादा बिक रही है, बिस्किट्स की सूरत में या बार्स की सूरत में बिक रही है? ये राव साहब ज्वेलर्स हैं, ये बताएंगे। देखें किस तरह जो है लोग ख़रीदने आते हैं और किस तरह जो ज्वेलर हैं वो ख़रीदारी करते हैं। राव साहब थोड़ा हमें बताएं। जी राव साहब, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ये जो मतलब है इस वक्त जो ज्वेलर्स हैं, कारोबार तो ना होने के बराबर है। ठीक है। अब जो सोना फरोख्त करने वाले लोग थे ना, वो भी अब चांदी पे आ गए। ठीक। अब चांदी में एक मिसाल है, अब पहले सोना है एक तोला, तोले में बचने हैं 1,500 2,000। चांदी में फरका रखा हुआ है 5-5 हज़ार का, 2-2 हज़ार का। तो वो एक छोटी इन्वेस्टमेंट और मुनाफा ज्यादा। कमाया किसने? एक बंदे ने, और गंवाया किसने? पूरे सर्कल ने। तो मैं ये जब एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा आएगी, जब एक चीज़ को आप कहेंगे दे ही जाओ, तो अब देख एक शख्स है इवेंचुअली फिर मार्केट ने क्रैश करना है, तो फिर उसने अब जिस वक्त ये क्रैश होगी ना, उस वक्त आप देखना कि जो लोग इसको बेच रहे थे, ऑन पे बेच रहे थे, वो इसको नीचे भी नहीं खरीदेंगे, ये अपने पर्सनल रेट पे भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अब ये मजीद गई,
हाँ फिर जो इसका जेन्युइन रेट होगा ना, अब देखें गाड़ी आपने ऑन पे ली, हाँ गाड़ी ऑन पे लिया आपने, बिल्कुल। ठीक है, कुछ दिन बाद चलाई, ऑन खत्म हो गया। ऐसे ही जब चांदी क्रैश होगी या चांदी अभी नीचे आएगी, देखिए सोना और चांदी मैं इनको देखता हूँ कि अभी फिलहाल इनको अगर बायर किसी ने करना भी है, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दे दूं जो भी आपने मुझे कहा जी, उसी तरफ आ रहे थे मैं, आप अगर आपने खरीदना भी है और आप चाहते हैं कि मैं खरीदूं, तो चांदी 8,000 8,500 की रेंज में आए तो आप ले सकते हैं। तो ये महफूज इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसमें कम से कम आप एक बड़े नुकसान से बच सकेंगे। अच्छा, इसको जो वो महफूज इन्वेस्टमेंट की फराज ने बात कर दी है कि हम समझते हैं कि मैंने एक दफ़ा लेके रख दिया, चले वो बच्चियों के काम आ जाएगा, आगे किसी ज़रूरत के वक्त काम आ जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट अब है? जी, वही इन्वेस्टमेंट है ना कि भाई आप के पास एक पैसा सरमाया फालतू पड़ा हुआ है, बिल्कुल, आपने उसको मतलब कहीं यूटिलाइज नहीं करना, उस सरमाए को लोग कहते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें या सोने में इन्वेस्ट कर दें। अच्छा, अब प्रॉपर्टी की पोजीशन आपके सामने है कि प्रॉपर्टी के अंदर इतने सारे टैक्सेस हैं, इतने सारे मामलात हैं, आज प्रॉपर्टी हर शख्स नहीं खरीद सकता, उसके कुछ लवाजमात हैं, कुछ फाइलर है, कुछ नॉन फाइलर है, लेन-देन पे टैक्सेस हैं, लेन-देन के टैक्सेस हैं। वो फिर एक महफूज सरमायाकारी एक आम आदमी सोचता है कि यार अच्छा, उस वजह से अब देखें ना कितना बड़ा पहिया रुक गया। अभी बात से बात चली है, अगर हमारी हुकूमत, मैं इस हवाले से अब थोड़ी सी आपके तवज्जो से ये बात अपने अरबाब इख्तियार से भी करता चलूँ कि प्रॉपर्टी एक ऐसा रियल स्टेट का बिजनेस है जिससे कई ज़्यादा इंडस्ट्रीज, जिससे एक मजदूर से लेकर एक सनतकार तक, जिससे एक मजदूर से लेकर सनतकार तक उससे मुस्तफीद होता है। बिल्कुल, ठीक है, तो क्यों उस सर्कल को हुकूमत ने इतना सख्त किया हुआ है कि जिससे वो सरमायाकारी अब ख़त्म होती जा रही है। हालांकि ये एक महफूज सरमायाकारी, लोग घर बनाते हैं, अब उसमें सीमेंट बिकती है, बजरी बिकती है, मतलब एवरीथिंग, सरिया, मतलब एक मजदूर को मजदूरी मिलती है, उसको हमने छोड़ दिया और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट पर चल पड़े कि यार हमने आराम पसंदी में आ गए। हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसे काम और ऐसी चीज़ें हमें दे, ऐसी कोई सरमायाकारी हमें दे और ऐसे कर्ज़े हमें दे कि जिससे हम बिला सूद कर्ज़े, यानी जैसे आज मैं अप्रिशिएट करूँगा मरीम नवाज शरीफ को कि उन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल पंजाब हुकूमत ने दिए हैं आवाम की बेहतरी के लिए, और कोई अगर छोटी मोटी मामलात हैं तो उसको दरगुजर भी करना चाहिए, लेकिन उनके ओवरऑल जो मामलात हैं वो बड़े बेहतर हैं। ठीक है, उन्होंने पंजाब को बड़े अच्छे अंदाज में संभाला है। मैं समझता हूँ कि अब अगर इस तवज्जो से ये बात उन तक पहुँचे कि अगर वो रियल स्टेट में भी, सिर्फ रियल स्टेट के बारे में भी तो यही कहा जाता है कि एक दफ़ा लोगों ने ख़रीद कर फिर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो पहिया दोबारा, वो जो आप साइकिल की बात कर रहे हैं वो भी तो नहीं चल रहा ना। खैर, गुफ्तगू अब थोड़ी दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। जी नहीं, अब उसमें यही है ना कि अब देखें ना, आप सोने चांदी से जब निकलेंगे, अब 1 करोड़ रुपए में अच्छा भला एक बेहतरीन घर बनता है, बिल्कुल, जिसमें बंदे की रिहाइश होती है, 5 मरले का और 5 मरले का 7 मरले बन जाता है। तो अब यही करोड़ रुपए आपका जेब में पड़ा हुआ है। अगर वो 1 करोड़ रुपए सर्कल में है तो उससे देखें कितने लोगों को बिजनेस मिलेगा, कितने लोगों का रोजगार चलेगा। और यही 1 करोड़ रुपया जो है, जो 20 तोले की सोने की मद में पड़ा है या चांदी की मद में पड़ा है, तो वो तो उसका तो कोई अर्निंग नहीं है ना। 10-10 तोले के 2 बिस्किट, वो तो मतलब इसमें ये बताइएगा कि सोना चांदी खरीदते वक्त एक शख्स ने ठान लिया है कि राव साहब जो मर्जी कह रहे हैं, मैंने पे कमाना है, मैंने तो लेने वो जा रहा है मार्केट में, अब उसको किस तरह का नुकसान, एक नुकसान के, एक तो मार्केट क्रैश का आपने बताया ना, दूसरा धोखे के बारे में बताइएगा, वो फ्रॉड किस तरह हो सकता है? फ्रॉड इस तरह से हो सकता है कि उसको चाहिए कि वो अपने, मैंने इससे पहले भी मतलब ये बात कही है कि आप अपने जो बाएतमाद आपके ज्वेलर्स हैं या जो आप जिनके साथ मार्केट में जो नामी ग्रामी जो करते हैं, उन्हीं से रब्ता करें। अगर आप किसी तीसरे बंदे से रब्ता करेंगे जिसको हाउ नाउ नहीं है इस चीज़ की, तो फिर आप धोखा जरूर खाएंगे। वो लेटर हेड की कितनी इंपॉर्टेंस है जो सराफा बाजार में बैठे हुए हैं, जिनके पास अपना लेटर हेड है पड़ा दुकान का? जी, लेटर हेड ज्वेलर्स होना मतलब है वो नहीं है, ठीक है, लेटर हेड होना नहीं है। असल होना है कि आपका और मेरा आपस में कम्बिनेशन कितना है, आपका मुझ पर एतबार कितना है। पाकिस्तान में आप और हम सोने चांदी का कारोबार सिर्फ एतबार पे कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आप नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारा काम सिर्फ एतबार पर है। हमारे पास किसी किस्म का कोई वो नहीं है। आप मुझसे सोना लेकर जा रहे हैं तो आप सिर्फ मुझे देख रहे हैं, मैंने आपको रसीद बना के दे दी, ठीक है, और रसीद पे लिख दिया कि जी 5 तोले का ये आपको मैंने जेवर दे दिया और पैसे आपसे ले लिए। अब मैंने आपको क्या दिया है ये आपको नहीं पता, तो उसे चेक कैसे करना है? चेक सिर्फ एतमाद पाकिस्तान की जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, इस तीन मुल्कों का जो ज्वेलरी का सनत है वो एक ही जैसी है, क्योंकि हम लोग एक ही थे कभी। तो उस सूरत में आज तक वो सिस्टम भी एक ही चल रहा है।
अगर इंडिया में भी सोने के जेवरात देखे जाएं, बांग्लादेश पाकिस्तान में, ये एक ही मयार के, एक ही स्टाइल के और एक ही तर्ज है इनका। ठीक है। तो ये जो मतलब है ज्वेलरी है हमारी, तो इसके अंदर अगर इन्वेस्ट अब आवाम नहीं आ रही, वो तो कहते हैं अब हमें बिस्किट दे दें। बिल्कुल। काट आती है इसमें, बिस्किट के अंदर भी बेईमानियां चल रही हैं, बिस्किट के अंदर भी 2 नंबरी चल रही है। तो ये सिर्फ आप एतमाद वाली जगह से सर ये एतमाद का ही तो हमने देखा था कि लाहौर में एक वाकया भी हुआ, लोगों ने एतमाद किया हुआ था एक शख्स पे और वो सोना ले उड़ा। देखें, अब उसमें उस तरफ भी मैं आ जाता हूँ। अब उसमें होता क्या है कि आज ये मैंने कहा ना कि ये बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है। आप मैंने मुझे 10 तोला सोना दे दिया कि जो राव साहब ये आप अपने पास रखें, मुझे इसका नफ़ा दे दें, मैं अपने ऊपर ही बात ले लेता हूँ। अब इस तरीके से अगर मुझे 100 लोग 10-10 तोला भी दे तो बात कहाँ जाती है? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं फिर सोचूं कि यार तो अब मैं क्या करूं इसका। सॉरी। तो ये मतलब है, देखिए ना, एक ऐसी चीज़ है जिसको मतलब बंदा 5 मिनट में जेब में डाले और कहीं भी चला जाए, और वर्ल्ड करेंसी है। इसके अंदर प्रॉब्लम भी ये नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसको बेचने में दुश्वारी आए। ये तो पूरी दुनिया की करेंसी है, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको इसका पैसा पूरा मिलेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा ज़रा लाहौर की मार्केट और मुल्तान की मार्केट को भी ज़रा रिलेट कीजिएगा, और जो लोग इस तरह ट्रस्ट कर लेते हैं किसी शख्स पे, तो किस तरह का नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है? थोड़ा सा टेक्निकली समझाइए कि वो वाकया हुआ क्या था, ताकि हम फिर उससे सबक भी सीख सकें ना। देखिए ना, अब एक शख्स आप लेते हैं जिसको आप नहीं जानते, जिसका आपका कारोबार नहीं है, आप अननोन बंदे से कुछ चीज़ लेते हैं, भले जेवर लेते हैं या सोना लेते हैं, ठीक है, जो आपके लिए अननोन है। अब उसको आप नहीं जानते, ये जो सोने की क्वालिटी है, ये आप ये देखें, ये बाएतमाद चलता है। ये ज्वेलर्स नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं आज तक। ठीक है जी, अब अब्बा जी ने बनवाया था तो उसी से जा रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास भी यही पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 40 साल हो गए हैं, मैं गुलशन मार्केट में अल इकबाल ज्वेलर्स के नाम से काम कर रहा हूँ। ठीक। तो जहाँ पे अब जो एतमाद है, तो उन्होंने मेरे पास ही आना है, भले वो इस वक्त दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कस लगाई जाती है, वो कुछ होता है। कस लगाना या चेक करना, ये सिर्फ ज्वेलर्स का ही काम है। आप लोग इसको नहीं समझ सकते। ये आप तो सिर्फ और सिर्फ हमसे एतमाद पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है। अब उसमें डली में क्या है, अब देखें ना, आपने कल कला को बेचना भी तो इन्हीं को है, वो भी एतमाद। अच्छा, अब वो एतमाद पर, अब ये देखें कि जिस हमने अक्सर देखा कि मतलब लोग अपनी दुकान छोड़कर चले गए, माल इकट्ठा हुआ, दुकान को ताला लगा के, लेकिन ऐसा बहुत कम है, ऐसा बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, ये कोई खुदा ना खास्ता कोई आटे में नमक की तरह भी नहीं, बिल्कुल शादिर नादिर ऐसे हैं। सर वो लेटर हेड का इसीलिए पूछ रहा था मैं कि फिर वो मुल्क का कानून भी तो है ना सर, एक आप और मैं एतबार कर रहे हैं, तो एक कुछ ना कुछ तो एतबार के लिए भी होना। लेटर हेड मतलब है आप ले सराफ से। ठीक है। आपने सोना और चांदी प्योर में लेना है, आप सराफ से लें। ठीक है। जो जिनका ये प्रॉपर काम है, सराफा बाजार हैं, जो मतलब है उनसे आप अपना सोना सराफा बाजार में जाएं, अपनी रिसर्च करें, आपको जो ज्वेलर अच्छा लगता है उस पर एतबार करें। ये सोने और चांदी के जो सिर्फ लेन देन कर रहे हैं, उनसे रब्ता करें। ठीक है। ठीक है। अगर वो जो मार्केट में लेके फिर रहा है, अगर बजरिया अपने ज्वेलर्स के भी करना है, अगर आपने बजरिया, तो अपने ज्वेलर्स के जरिए उनसे रब्ता करें। ठीक है। अच्छा फराज, आप क्योंकि रिपोर्टर हजरात जो हैं वो अवाम में होते हैं हर वक्त और नई से नई खबरों की तलाश में होते हैं, तो आप अपने तजर्बे से बताइए कि किस तरह का नुकसान लोग उठाते हैं अगर वो किसी ऐसे बंदे पे ट्रस्ट कर लेते हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं था और फिर नुकसान उठा लेते हैं। अब देखिए, सराफा बाज़ार में जब हम जाते हैं तो आजकल लोग जो है वो फड़िए की तरह वो एक बंदे को घेरते हैं कि पूछते हैं कि चांदी बेचनी है, सोना बेचना है। चांदी बेचनी है, सोना बेचना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं चाहूँगा इसको ब्रेक के बाद ही फिर हम लोग डिस्कस करें। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस मौजू पे तफसील गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पे जाने से पहले मैंने फराज रमज़ान से एक सवाल किया था कि कौन सी ऐसी गलती हैं जो लोग करते हैं और फिर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, उस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। जी फराज, आप बता रहे थे कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं ख़रीदते वक्त और फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा है कि जैसे आपका अगर बाएतमाद ज्वेलर है जिससे आप लेते हैं, तो वो तो आपको सही चीज़ देता है। बिस्कुट भी अगर लेंगे तो वो सोने और चांदी का बिस्कुट भी ठीक देगा, क्योंकि उसमें मिलावट नहीं होगी। उसे पता है कि ये नस्ल दर नस्ल हमारे पास ही आ रहा है। अब जैसे फड़िए के तौर पे किसी के पास जाएंगे, कोई रास्ते में आपको रोक ले, वो आपको आर्जी फ़ायदा देने की थोड़ा सा कोशिश कर दे, आपको फ़ायदा मिल गया, तो फिर उसके बाद आप कहें ये तो मेरा सज्जन है, इसने तो मुझे बड़ा फ़ायदा दे दिया, वो जो मेरा हिमायत याफ्ता जो सुना रहा था उसने तो मुझे लूट लिया, उसने तो ठगी लगा दी। तो इसी वजह से आप फंसते हैं। तो बिस्कुट भी ले जाएंगे तो उसमें भी मिलावट होगी। एक दफ़ा ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, उसने 500-1000 रुपये ऊपर दे के आपको
नफ़ा दे दिया, आपकी खुशी दुगनी हो गई। लेकिन ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला हिसाब है। आप फिर उसी के पास जाएंगे, इवन कि आप अपने 3 दोस्तों को भी लेकर जाएंगे, 4 भी लेकर जा सकते हैं हाँ। कि भाई इसने मुझे फ़ायदा दिया। तो जिस तरह फिर ये लोग देखेंगे कि ये तो हमें फ़ायदा देने, फिर उसमें एतमाद बिल्ड हो गया, फिर वो मज़ीद जो है वो मिलावट शुरू हो जाएगी। आजकल मार्केट में क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटी के हिसाब से रेट है। मिसाल के तौर पे अगर दुबई की चांदी का पीस है तो वो 500-1000 रुपये उसका फ़र्क है। राव साहब मैं गलत कह रहा हूँ? तो यहाँ पर जो चांदी का पीस है उसका 500-1000 का फ़र्क है, और उसके बाद वो जो डलियाँ बनी हुई होती हैं उनका भी फ़र्क है। तो ये सारा, मैं ज्वेलर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, ये मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। तो राव साहब ये बेहतर बताएंगे कि राव साहब हमें बताएंगे डली लेने का क्या फ़ायदा है। राव साहब की तरफ उसी तरफ आ रहा हूँ। राव साहब से भी ये तस्वीरन बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी भी है तो किस फॉर्म में करनी है। लेकिन आपसे ज़रा थोड़े से एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। सराफा बाज़ार के एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बताइएगा, लोग जो वहाँ पर कारोबार कर लोग मुतमईन है वहाँ की फैसिलिटीज़ के हवाले से, या कुछ मुतालबात भी हैं? लेकिन अभी तक तो मुतमईन है, अभी तक कोई मुतालबात नहीं है। लोग चौकी का कहा जा रहा था कि एक चौकी चाहिए हमें करीब, क्योंकि हादसा भी हुए थे कुछ अर्सा पहले। देखें, सराफा बाज़ार के बाहरी जो है वो थाना है बड़ा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो वहाँ पर हर दुकानदार का अपना जो है वो सिक्योरिटी गार्ड है, बिल्कुल, जिसको ट्रेन किया जाता है बाकायदा। राव साहब ऐसे है कि नहीं, क्योंकि करोड़ों रुपए की खरीदो फरोख्त का रोज़ाना का कारोबार होता है, और जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी ये सराफा मार्केट है। हर बंदा अपना एतमाद के साथ उसने अपना सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। तो अगर कहीं पर सोना एक दुकान से दूसरी दुकान भी लेकर जाना है तो गार्ड उसके साथ जाता है, ठीक है। इवन के 2 गार्ड होते हैं, एक आगे के देखते हैं, एक पीछे का देखता है, और इसी तरह जो है वो सोना की खरीदो फरोख्त करते हैं। बज़ाहिर आप सराफा बाज़ार में जाएंगे, आप देखेंगे कि ये क्या मार्केट है, लेकिन वो डोंट जज बुक बाय इट्स कवर वाला हिसाब है कि भाई इस हिसाब से ना देखें। आप देखें कि अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर कितने करोड़ों रुपए का काम होता है, और लोग कितने करोड़ रुपए कमाते हैं, और कितने लोगों को करोड़ों रुपए नुकसान होता है। आप देखें यहाँ पर वो ट्रेडिंग की सूरत में भी जो है वो काम किया जाता है ना, लोग गोल्ड पर ट्रेडिंग करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, थोड़ा सा सिल्वर पर ट्रेडिंग कर रहे हैं आजकल लोग। इंतज़ामिया की उसके ऊपर कारकर्दगी के ऊपर आ जाते हैं। कुछ ग्रीन बेल्ट्स को बहाल किया जा रहा है, एक और आर्ट्स काउंसिल के पार्क में रेनोवेशन और लाइट्स लगा दी गई हैं। आप ज़ाती तौर पर किस तरह देख रहे हैं मुल्तान में ये जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर PHA की कारकर्दगी को? PHA की कारकर्दगी जो है वो कहीं बेहतर है तो कहीं वो नकारा है। मिसाल के तौर पे अब देखें कि कमिश्नर मुल्तान ने 3 पार्कों का बहाली का इफ्तिताह किया, उनकी तज़ीन व आराइश की गई, रेनोवेट किया गया, खूबसूरत और जदीद लाइटें लगाई गई हैं, ताकि ये किसके लिए, ये हम शहरियों के लिए, ताकि हम जाएं वहाँ पर हमारे लिए अच्छी तफरीह हो, अच्छी हम एंटरटेन हो। तो सबसे पहला गुलगश्त गोल पार्क बहुत प्यारा कर दिया, बहुत प्यारा कर दिया है, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। अच्छा, फिर आप देखें कि गुलगश्त में ही एक ख़वातीन पार्क है, तो उसकी भी तज़ीन व आराइश और बहाली कर दी गई है। अब ये तीसरा प्रोजेक्ट था ये आर्ट्स काउंसिल पार्क, इसका जब कमिश्नर मुल्तान ने इफ्तिताह किया तो मैं भी वहीं पर मौजूद था। तो उन्होंने यही कहा कि हमारा मकसद सैर व तफरीह को फ़रोग़ देना है। लोग यहाँ पर मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर वॉक करने आते हैं तो आप सिर्फ अंधेरे में आते हैं, रात के औकात में वॉक करके चले जाते हैं। जब वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग होगी और एक इंतज़ाम होगा तो कल को आप अपनी फैमिली के साथ भी आएंगे, बच्चों के साथ भी आएंगे कि यहाँ पर लाइटिंग है, यहाँ पर फवारे हैं। और वैसे भी आजकल हमारी जनरेशन तो वो स्नैपचैट वर्दी ढूंढ रही होती है कि मेरी रील अच्छी आ जाए, इंस्टाग्राम पे तस्वीर अच्छी आ जाए, बना लो। तो इसी तरह जो है वो क्लीन और ग्रीन पंजाब के हवाले से काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत से पार्क ऐसे हैं जो अभी भी खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। आप ये देखें कि आपका सबसे बड़ा और करीब तरीन पार्क इस वक्त कौन सा है, शाह शम्स पार्क है जी। वो भी अभी आप देखें उसकी झील जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। झील खूबसूरती के लिए बनाई जाती है। राव साहब, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर आप मुल्तान शहर में बैठे हैं और मुल्तान शहर ये दिल है और दिल के करीब ही एक वो झील थी, शाह शम्स पार्क में झील थी, और यहाँ पर एक खूबसूरत पार्क था, लोग सैर व तफरीह के लिए आते थे, यहाँ पर झूले भी थे। लेकिन आज इसको थोड़ा सा उस हवाले से तो मेंटेन किया गया, लेकिन जो झील है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। वहाँ पर आप जाएं आपको यूँ लगेगा कि पुरानी फिल्मों में आप आ गए हैं। तो अभी भी वो मंजर पेश कर रहा है, ये आप हकीकी बात आप जाके देखें। हमारा बचपन गुजरा जी मुल्तान में शाह शम्स पार्क और 1-2 पार्क और होते थे जहाँ पर हम जाया करते थे। पार्क जी, वो भी शहर में ही वाक़िया है। तो
तो बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन आज वहाँ पर वीराना है। क्या है वहाँ पर, कोई सहूलियत नहीं। मतलब कुछ चंद एक प्रोजेक्ट्स हैं जिनको देखा जा रहा है, बाकी सबको निगलेक्ट किया जा रहा अच्छा, नहीं तो कुछ प्लान्स में शामिल है। अब शाहशमस पार्क तो बहुत पुराना पार्क है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्क है। है। आप देखें शाहशमस पार्क में भी जो है वो स्लाइड्स थी, लोग स्विमिंग पूल थे, लोग वहाँ पर जाते थे, खूब इंजॉय करते थे। लेकिन आज वही पार्क खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। अब देखें टिम्बर मार्केट में एक यूसुफ रजा गिलानी पार्क है जी। वो भी आता है, ये PHA के जो है वो अंडर आता है। लेकिन वहाँ पर भी जाके देखिए रात के वक्त चर्सियों के नशेइयों के बसेरे हैं। लेकिन वो फराज जी जो अब टिम्बर मार्केट के पार्क की बात कर रहे हैं, इसमें तो उनका अपना इख्तलाफी मसाइल भी है ना लोगों के। जो टिम्बर मार्केट के कुछ ताजरान कहते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड नहीं बनना चाहिए, कुछ कहते हैं क्रिकेट ग्राउंड बनना चाहिए, कुछ कहते हैं फैमिली के लिए बनना चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं है। जो भी इलेक्टेड यूनियन है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि टिम्बर मार्केट की जो ग्रीन बेल्ट है वो ग्रीन बेल्ट क्यों बनाई जाती है, किसी भी शहर या जगह की खूबसूरती के लिए। बिल्कुल। अब टिम्बर मार्केट की ग्रीन बेल्ट है वो भी खंडरात का मंजर पेश कर रही थी। वहाँ पर लोगों ने अपना लकड़ियों का सामान रखा हुआ, तजावजात की मत हुई थी। लेकिन इन्होंने PHA ने ये किया कि इसको 4 दीवारी दे दी। ठीक है। 4 दीवारी ये दे दी कि इतना बड़ा जो है वो 4 दीवारी कर दी कि दरमियान से गुजरने का गैप ही नहीं है कि अगर आपने गुजरना है तो एक बहुत बड़ा जो है वो ऊपर से होके आना पड़ेगा, सफ़र करके आना पड़ेगा। तो अभी भी वहाँ पर खंडरात का 4 दीवारी करना उसको जो है वो मेंटेनेंस नहीं समझा जाता। मैं समझता हूँ लोग अभी भी वहाँ पर रात के औकात में नशेई बैठे होते हैं, चर्सी बैठे होते हैं। ये तो हो गई PHA की ग्रीन बेल्ट और टिम्बर मार्केट की ग्रीन बेल्ट। अब अगर पार्क में अब हम अगर टिम्बर मार्केट में अंदर जाते हैं तो वहाँ पर देखें यूसुफ रजा गिलानी पार्क जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। रात के औकात में वहाँ पर चर्सियों के नशेइयों के बसेरे होते हैं, लोग कोने में बैठे होते हैं, वहाँ पर सिगरेट पी रहे हैं, चर्स पी रहे हैं, तो कोई उसकी देखभाल नहीं है। वो भी टिम्बर मार्केट की खूबसूरती के लिए बनाया गया था। मैं ये समझता हूँ अगर उसको एक दफ़ा फिर से बहाल किया जाए, उसके इर्द गिर्द सफाई सुथराई की जाए, जैसे ग्रीन एंड क्लीन पंजाब का जो विजन है वो अगर इस पर अमल दरामद किया जाए तो ये टिम्बर मार्केट का पार्क एक बहुत खूबसूरत पार्क है। एक क्रिकेट ग्राउंड भी है, वहाँ पर लोग जा सकते हैं। बच्चे जो इर्द गिर्द की आबादी के लोग हैं वहाँ पर आते हैं। देखें वहाँ पर पार्क को ताला लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे गेट क्रॉस करके फलांग करके जाते हैं, वो गिर सकते हैं, टांगे टूट सकती हैं, सर पर चोट लग सकती है। वहाँ पर माली नहीं है, वहाँ पर जो लाइटें हैं वो वहाँ उसका प्रॉपर इंतजाम नहीं है, तारें जो है वो ज़मीन पर बिछी हुई हैं, एक ख़तरे की घंटी है। क्या इंतज़ामिया वहाँ पर किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है? टिम्बर मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, वो फायर ब्रिगेड को लेकर हों, हॉस्पिटल को लेकर हों, डिस्पेंसरी को लेकर हों, उस पर एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है और बारहा हमने किया भी है उसके हवाले से प्रोग्राम। लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट में हम देखें कि खज्जी वाला ग्राउंड है राव साहब, वो भी इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। वहाँ पर आप जाके देखें क्या सहूलियात है। काफ़ी ज़्यादा पार्क्स हैं जिनको निगलेक्ट किया जा रहा है, उन पर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बसंत के ऊपर आ जाते हैं। लाहौर में बड़े जोश खरोश से मनाई गई। इधर के जो पतंग साज थे उन्होंने भी, कुछ लोग जो रजिस्टर हुए उनका भी थोड़ा सा कारोबार हुआ। मजमूई तौर पर आप किस तरह की सूरत हाल देखते हैं? आपका ताल्लुक भी वैसे अंदरून से है। मजमूई तौर पर जो मुल्तान शहर के लोग हैं वो काफ़ी अफसरदा हैं कि पंजाब, मुल्तान भी तो पंजाब में आता है कि मुल्तान के साथ सौतेली माँ जैसे सलूक क्यों किया जा रहा है। पंजाब के साथ, तो पूरे पंजाब में सिर्फ लाहौर था। पूरे पंजाब में सिर्फ जो है वो लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दी गई। लेकिन वो टेस्ट केस के तौर पर किया गया। डिमांड वहाँ पर इतनी बढ़ गई कि 4 अजला में और भी जो है वो पतंग साजी की इजाज़त दी गई, अलबत्ता पतंगबाजी की इजाज़त नहीं दी गई। बिल्कुल। जब यहाँ पर रात को नोटिफिकेशन जारी किया गया तो इधर मुल्तान में ही पाक गेट चौक के करीब है बांसो वाला बाज़ार, वहाँ पर पतंग साजी की जाती थी। वहाँ के लोग आज भी पतंग साजी से मुंसलिक हैं जब उनको पता लगा। लेकिन पुलिस का मुल्तान जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी वहाँ पर छापे डाले कि यहाँ पर कौन इलीगल काम कर रहा है। ठीक, अच्छा ये ज़रा फ़र्क बताइए कि लीगल क्या था, इलीगल? जैसे मैंने कहा कि रजिस्टर होना गालिबन ज़रूरी था लीगली करने के लिए। अपने आप को जो भी ऑथराइज्ड बंदा है वो जाएगा, वो अपने SOPs के तहत खुद को रजिस्टर्ड करेगा, फिर उसको जो है लीगल किया जाएगा ताकि वो पतंग साजी करे और आगे दे सके। लेकिन फिर इस तरह लोग जो है वो काम को ले चलते हैं, फिर वो काम करते हैं। तो आप देखें, आप अगर बांसो वाला बाज़ार में जाएंगे तो लोग वहाँ पर खड़े हैं कि आपकी शक्ल पर नहीं लिखा हुआ कि आपको डोर चाहिए, आपको पतंग चाहिए। वो आपको साइड पर लेकर जाते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप किसी न किसी तरह उगलें कि आप लेना क्या चाहते हैं।
लेकिन जब आप उनको कोई खतरा होता है, वो कहते हैं भाई मैं तो गरीब शहरी हूँ, मुझे तो नहीं मेरा तो ये काम ही, लेकिन इस पे बहुत काम करना है। वो इस तरह की बातें करते हैं कि हम गरीब हैं, इस पे हमें इजाज़त देनी चाहिए, पुलिस आती है पकड़ दकड़ करती है। पुलिस ने वहाँ पर मस्जिद में ऐलान भी किया। खैर अगर एक बसंत फेस्टिवल था, उसको भरपूर तरीके से लाहौरियों ने एंजॉय किया और बड़ा खुश आइंद है कि कोई नाखुशगवार हमें वाक़ई नहीं मिले। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस चीज़ की इजाज़त जो है वो दीगर इस्लाम में भी दी जाएगी इंशाल्लाह, और हम भी उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। बहरहाल जो SOPs दिए गए, बड़ा खुश आइंद है कि उस पर अमल किया गया था। नाज़रीन, मज़ीद भी जो हम सोना और चांदी के इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम फराज से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ पे ज़रा गुफ्तगू कर रहे थे। राव साहब की तरफ चलते हैं, हम ज़रा इन्वेस्टमेंट के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। राव साहब, ये बताइएगा कि आप जैसे अभी तंबीह तो कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स जो सर पे कफन बांध के आना चाह रहा है मार्केट में, वो कह रहा है कि मैं नुकसान भी बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन क्यों राव साहब पैसे कमा रहे हैं राव साहब पैसे कमा रहे हैं तो मैं क्यों ना कमाऊँ। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या है? ज्वेलरी में कर लें, बिस्किट्स में कर लें, या वो जो बडलियाँ बता रहे थे फराज साहब उसमें कर लें, किस तरह की? बेहतरीन इन्वेस्टमेंट तो फिर अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ फिर आप 24 कैरेट में ही करेंगे, ठीक है, खालिस में ही करेंगे। अगर आप उसको ज्वेलरी के हवाले से बनाना चाहते हैं, ज्वेलरी तो एक आपके अपने इस्तेमाल के लिए, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है उसकी तो मेकिंग चार्जेस, उसकी वापसी कटौती, उसके अखराजात पड़ेंगे, ठीक है। उसमें आपको मतलब है वो तो आपको पहनने के लिए चाहिए, ठीक है। आप एज ए इन्वेस्टमेंट उसको नहीं ले सकते। एज ए इन्वेस्टमेंट आपने लेना है तो 24 कैरेट बार ही लेंगे आप। तो आप उसमें भले चांदी में लें, भले आप सोने में लें, लेकिन महफूज जो सरमायाकारी मैं समझता हूँ वो फिर भी गोल्ड की है। गोल्ड की है, क्योंकि महफूज सरमायाकारी गोल्ड इसलिए है कि गोल्ड ने अपनी जगह पे आना है, ठीक है। और अब चांदी भी सर उठा रही है, हम ये नहीं कह सकते, हम चांदी को भी अब बाईपास नहीं कर सकते, लेकिन इसका भी कुछ थोड़े से SOPs कंप्लीट हो जाएं। राव साहब, अफवाह तो ये भी है कि मार्केट में ईद के बाद चांदी 25,000 से 35,000 रुपए तोला तक, 50,000 तक सुना था। देखिए जिस वक्त वो साल के एंड में जिस वक्त मतलब एक बूम आता है ना तो फिर ये सारा जो कारोबार है पाकिस्तान में अफवाहों पे चलता है, अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। हमने देखा जब चांदी 7,000 रुपए तोले थी तो हमारे देखते ही देखते कि 18 तोले तक पहुंच गई और हम बेबस कुछ भी नहीं कर पाए कि हम भी कमा लेते हैं। ये 4,000 तोला से स्टार्ट हुई है रिसेंटली, कोई 6 मंथ पहले, ज़्यादा नहीं, 4,000 रुपये तोला, 4,000 तोला से ये उठना शुरू हुई है। क्योंकि जैसे जैसे सोना बढ़ता चला गया तो जाहिर है सोने के साथ चांदी ने भी तो अपना कुछ वजन दिखाना है। अब 12,000 रुपये तोले जो है, अब हमारे देखते ही देखते, आप जिस तरह कह रहे हैं कि चांदी ने सर उठाना है, देखते ही देखते कि 3 से 4 दिनों में चांदी जो है वो 25,000 रुपये तोले पर पहुंच जाती है। फिर हम फिर सर पकड़ कर बैठे होंगे लेकिन यार ये क्या, हम अगर नीचे भी तो आ सकती है, क्रैश भी तो कर सकती है। ये बात मैंने कहा ना कि ये है मुजाहिद बन के आना, ये है एक रिस्क। बिल्कुल, ये वो पैसा इस्तेमाल करें अगर आपने करना भी है, अगर आपने वाकई चांदी और सोना लेना है, आप उस पैसे को उसके लिए बाउंड करें जिसको आप ब्रेक कर सकें, जिसको आप रोक सकें, जिसके ऊपर आपको ये ना हो कि जी मैंने 15 दिन बाद तो सेल करना ही करना है। कुछ लोग होते हैं वो उनके पास 15 दिन या महीने की सेविंग होती है, ठीक है, वो 15 दिन महीने के अंदर कमाना चाहते हैं। अच्छा, आप क्योंकि नस्ल दर नस्ल ये कारोबार कर रहे हैं, आपके सुनहरी असूल अगर हम बात कर लें उसके ऊपर क्या है, गोल्डन प्रिंसिपल जो आप खरीदारी करते वक्त अपने जहन में रखते हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है? ये हमारा तजर्बा, मैंने अभी ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ ना, कि आपने अगर सरमायाकारी इसमें करनी है तो आप उस पैसे की करें जो पैसा आपका साइड पर है, ठीक है, जो आपका अर्निंग में नहीं है, ताकि खुदा ना खास्ता मार्केट ब्रेक भी करती है तो पड़ा है, ये नुकसान में नहीं जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको कहा ना कि ये अगर आप करते हैं महीने 2 महीने की इन्वेस्टमेंट, उसमें आपका कुछ नहीं पता आपके साथ क्या होगा। लेकिन अगर आप ये सोच कर करते हैं कि यार ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता बच गया ठीक है, नहीं तो मेरा महफूज है, तो आप महफूज हैं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप कहीं नहीं जाते, फिर आपको नुकसान में नहीं, क्योंकि इसने आना तो है, अपने घर पे इसने पहुंचना होता है। ये नीचे आएगी फिर अपने घर पे जाएगी। इसने आप एक घर बनाए, ये घर बनाते हैं, आप इसको चेक करें, इसका एक घर बनता है, एक मिसाल है, अब इसका घर सोने का बन गया है 5,000 से 6,000 के दरमियान, अभी 6,000 इसने क्रॉस नहीं किया, $6,000 पर आउंस इसने क्रॉस नहीं किया, लेकिन ये उसके करीब करीब चला गया। नेक्स्ट ये नीचे भी आएगा। अभी हम इसको ये देखते हैं कि इसने नीचे कम से कम 4,300 तक आना है। सोने ने, गोल्ड ने $4,300 पर आउंस पे हमारी प्रेडिक्शन है कि आएगा एक दफ़ा। कब आएगा
ये कुछ नहीं कह सकते, महीने में आए, 2 महीने में आए, 6 महीने में आए। अच्छा जनाब, हम सिटीज़ में भी डिफरेंस देखते हैं। मुल्तान का रेट कुछ और था, जैसे ऑन की जो बात आप कर रहे थे अपर कास्ट की, इस्लामाबाद में कुछ और रेट चल रहा था, पिंडी में कुछ और रेट चल रहा था, तो इस हवाले से ये डिफरेंस क्यों आता ये है? डिमांड के हवाले से। अच्छा, ये उस शहर की डिमांड के हवाले से। ठीक है। ये यानी अब यहाँ से देखें ना, कराची 1000-2000 का फ़र्क, हैदराबाद फ़र्क, मुल्तान, अच्छा कोयटा, पेशावर, ये जो मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अच्छा फिर ये ट्रैवल करता है, हालांकि हुकूमत ने बड़ी अच्छी पॉलिसी इख्तियार की है कि ये एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। अच्छा जनाब, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि मार्केट एक तो वोलेटाइल है, वो शख्स जो थोड़ा बहुत पैसे कमाना चाह रहा है, इस वक्त जिसने ज्वेलरी ली हुई थी, उसके नाने दादे ने कोई चांदी लेके रख ली थी घर में, उसको बेच देनी चाहिए या उसको भी अपने पास रखना चाहिए? नहीं, जिसको क्योंकि अभी बाइंग है तो अपर कास्ट चल रहा है ना, एकदम लोग सेल भी तो करेंगे। एक तो है ना जिसने सोना लेके रखा हुआ था, वो तो अब देखें 5,82,000 को भी सोना टच करके आ गया। बिल्कुल, तो बेचना था तो उस टाइम पे बेचता है। अगर तो है जरूरत, ठीक है, तो सेल करें, ठीक। वरना मैंने अभी कहा ना कि जो पैसा आपका सेफ पड़ा उसे पड़ा रहने दें। ये आपका पैसा महफूज है। अगर इसको आपने बिजनेस में नहीं डालना, ये पैसे आपने अगर रख लिए, आपके इस्तेमाल हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, आप क्योंकि पैसा हाथ में आते ही खर्च होता है, बिल्कुल आपकी जरूरत एकदम बढ़ जाती है। कम से कम ये है कि आपकी रकम सेफ हो गई, आप ना अपना औखा सौखा गुजारा कर रहे हैं। अभी देखें ना, जिन लोगों ने पुराने दौर में जेवरात बनवा रखे थे, वो आज उन जेवरात को बेचकर गाड़ियां खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, वो यानी कि अब उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम तो देख रहे हैं ना, जो मैंने 3000 तोला के हिसाब से सोना सेल किया हुआ था, आज मैं उसको 5 लाख से वापस खरीद रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है। तो ये इतना बड़ा गैप है इसमें, यानी कि जिनके पास 10 तोले है, 20 तोले है, सर उनके घर बन गए हैं ना माशाल्लाह। उनको बच्चे भी मतलब है, कोई अच्छा घर भी बना रहे हैं, कोई अच्छी गाड़ी रख रहे हैं। अगर जिसके पास एक्स्ट्रा सरमाया है, वो इस वक्त खरीद के रखे, और फिर वो भी मार्केट में जो चीजें आपने बताई कि अपना रिस्क फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए मार्केट में, मैंने कहा ना, रिस्क उसके लिए है कि जिसने महीने 2 महीने के लिए सेविंग करनी है, जिसने शौक पूरा करना है, शौक पूरा। अगर शौक पूरा करने के लिए लेगा तो मार खा जाएगा। अगर आपके पास है, मतलब है, आपने कहा यार ये तो मेरे पास पैसे पड़े हैं और उनका मैंने भी कुछ नहीं करना, बिजनेस भी नहीं करना, प्रॉपर्टी भी नहीं लेनी, तो ये मुझे ऐसे अभी कुछ साल 2 साल मुझे जरूरत नहीं है, वो आप सोना चाहते हैं। लास्ट हम लोग से जा रहे हैं, आपके आज बड़े मुफीद आपने मशवरे दिए। अगर कोई चीज़ हम मिस कर गए हो, वो ऐड करना चाहते हैं राव साहब, हम फिर आपका इख्तिताम की तरफ प्रोग्राम पहले हिस्से के इख्तिताम की तरफ चलेंगे जी। नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम अपने नाज़रीन को यही बताया भी है और बता भी रहे हैं कि आप जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, हमारे मुल्क में चांदी अभी जो है, मैं समझता हूँ अगर ये लोग खरीदना थोड़ा कम कर देंगे तो ये अपने रेट पे आ जाएंगे। राहुल लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। फराज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान का इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि सोना चांदी, इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी चाहिए, क्या इस वक्त करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और मार्केट की सूरत हाल को हमने ज़रा समझा। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। डेफिनेशन क्या है वुमेन एम्पावर्ड, वुमेन की डेफिनेशन क्या है? सिर्फ क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही वुमेन एम्पावरमेंट है या इसके अंदर और भी कोई चीज़ें ऐड होती हैं? दूसरा, आजकल का जो हमारा माशरा है वो एम्पावर्ड वुमेन को किस तरह देख रहा है? हम लोग अनफॉर्चुनेटली या हम लोग एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में बहरहाल हम रहते हैं और वहाँ पर ख़वातीन को अभी भी मुश्किलात का सामना है। तो इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहजत ज़हरा साहिबा, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके फीडबैक से हमें अंदाज़ा हो रहा होता है, बड़ी मारूफ साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। वुमेन एम्पावरमेंट मैम डिफ़ाइन कीजिएगा, साइकोलॉजी इसको किस तरह डिफ़ाइन करती है? वुमेन एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूं तो इट्स नॉट अबाउट ओनली फाइनेंशियल ग्रोथ, इट्स अबाउट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट योर पर्सनल ग्रोथ, इट्स अबाउट योर सेल्फ एस्टीम लेवल हाई, इट्स अबाउट टू मूव ऑन, इट्स अबाउट हैविंग द गुड सोशल रोल प्ले। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक वुमेन एम्पावरमेंट बनती है। सिर्फ हम उसको एक स्पेसिफिक चीज़ से अटैच कर दें कि जी ये अर्न कर रही है, दैट इज़ द थिंग कि जी लड़की या औरत काम कर रही है, बाहर निकल रही है, ऐसा नहीं है। आप जब बाहर निकलते हो एज ए वुमन, एज ए गर्ल, तो आप में ग्रोथ डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, लोगों को समझने का मौका ज़्यादा मिलता है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को बेहतरीन तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर आगे मूव कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलते हैं तो फिर एक एम्पावरमेंट बनती है। अच्छा, जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं,
आजकल क्या माशरा चेंज हो रहा है, ख़वातीन इंडिपेंडेंट हो रही हैं, क्या उनको उस तरह के मुश्किलात जो हम देखते थे सदियों से इस माशरे में ख़वातीन फ़ेस करती थी, क्या आजकल भी ख़वातीन वही मुश्किलात फ़ेस करें, या आपको लगता है कि ये जन ज़ी जो है वो थोड़ी सी तब्दील हो चुकी है, इसकी सोच तब्दील हो रही है? अच्छा, इसमें मैं ऐसा कहूँगी इन माय ओपिनियन कि पहले मुश्किलात इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब हो गई हैं। अच्छा। बीइंग ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूँ तो पहले अगर औरत घर से निकलती थी तो उसको थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट ज़रूर दी जाती थी। अब अगर मौका है तो उतनी ज़्यादा बुलिंग भी है औरत के लिए बाहर। आज का जो हमारा जेगी जेंजिस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इस सोसाइटी में और इस माशरे में औरत को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम अपनी साइकोलॉजी में एक वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांसफेरेंस, काउंटर ट्रांसफेरेंस का। तो ट्रांसफेरेंस उसको बहुत ज़्यादा मिलती है प्रोफेशनली। आपके ऊपर लोग ज़्यादा बुली कर रहे होते हैं, ज़्यादा अटैक कर रहे होते हैं आपके पहनावे पे, बैठने पे, उठने पे, बात करने पे, मर्द हजरात के साथ डील करने पे। डेफिनेटली आप अगर बाहर निकल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। तो आज के दौर में औरत को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है बाहर। अगर वो निकल रही है, ज़्यादा एफर्ट्स पुट करनी पड़ी हैं उसको खुद को भी सेव करना है, अपने इमेज को भी सेव करना है, फिर बाहर निकलना है। व्हाई इज़ दैट? क्यों डिफरेंस आप देख रही हैं पहले से? अभी अपने एक्सपीरियंस से भी ज़रा बताइएगा। एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि आजकल की जनरेशन जो है वो ज़्यादा पढ़ रही है, ज़्यादा बाशऊर है, उसको चीज़ों को ज़्यादा पता है। बिल्कुल, आज की जनरेशन ज़्यादा पढ़ रही है, बिल्कुल ऐसा ही है, शऊर है, लेकिन वो शऊर किस चीज़ में यूज़ हो रहा है ये भी आप देखें। आजकल की जो सोसाइटी है वो कितने रॉन्ग पाथ पे जा चुकी है। हमारे यंगस्टर्स, हमारी जेनजीज जो हैं वो बड़े रॉन्ग पाथ्स पे जा रहे हैं, जिसमें औरत को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। कभी उसकी कोई क्लिप वायरल कर देना, कभी उसकी लैंग्वेज को रिकॉर्ड कर लेना। फिर डेफिनेटली जब औरत बाहर जा रही है तो इस तरह ट्रांसपेरेंस जब आती है, कुछ ख़वातीन हैंडल कर पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती, तो वहाँ पर रिलेशनशिप्स का डेवलप होना, फिर उनको बाद में मिसयूज़ किया जाना और फिर आगे उन चीज़ों को लीड करना, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है रैदर देन अगर मैं कंपैरेटिवली प्रीवियसली बात करूँ। अच्छा, एक आइडियल वर्क प्लेस एनवायरनमेंट का और वैसे जनरली किस तरह का होना चाहिए? आइडियली क्या होना चाहिए, अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, कि जिसमें जहनी दबाव कम है खातून पर? जहनी दबाव तो अभी आजकल हर एक चीज़ में है। कोई भी प्रोफेशन आप उठा लें तो जहनी दबाव, प्रेशर्स, ये सारी जगह पे आपको मिलेगा। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे ये हो कि नहीं। पहले अगर देखा जाए तो टीचिंग्स एज़ पर ज़्यादा प्रेफरेबल थी, और नर्सिंग का प्रोफेशन, डॉक्टर्स का प्रोफेशन ज़्यादा रिस्पेक्टेबल माना जाता था। लेकिन अभी आई थिंक हर जगह पे प्रेशर, वर्कलोड, सब कुछ ज़्यादा है, और जो मर्द हजरात की तरफ से एक बुलिंग एटीट्यूड और प्रेशर आता है, और साथ ही अगर वो मैरिड है बेचारी तो घर का जो एक प्रेशर आता है और सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं। रिलेटिवली अगर आप पीछे चले जाएं, माय ओन मदर वाज अ वर्किंग लेडी, तो उन्होंने घर भी देखा और उन्होंने बच्चों को भी देखा और उन्होंने वर्क भी देखा। तो उसके साथ ये था कि कॉन्फिडेंस उनका ट्रस्ट लेवल उनके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था। तो माय फादर ऑलवेज सपोर्टेड। तो आजकल में अगर मैं देखूं तो वो इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, ख़वातीन थोड़ी सी अगर ज़्यादा बात कर जाएं इक्वालिटी की, तो फ़ौरन वो कुछ कोट्स हमें सुनने को मिल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द को सुपीरियर बनाया है, इक्वालिटी का दौर नहीं है। ऑल्दो आई टोटली अग्री विद दिस, लेकिन कहीं ना कहीं औरत को अगर चांसेस आज के दौर में मिल रहे हैं तो उसको बुली भी उतना ही किया जा रहा है। वो सपोर्ट सिस्टम घर से, वो रिस्पेक्ट, वो ट्रस्ट, वो कंफर्टेबल जोन उसको प्रोवाइड नहीं हुआ जाता, जिसकी वजह से वो सफ़र कर रही है। अच्छा, अभी आपने इन लॉज की बात की, इसी पे थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं। खातून जब डॉक्टर बन रही है, या आपके प्रोफेशन से है, साइकोलॉजी, यू नेम इट, किसी भी सोशल साइंस के प्रोफेशन से है, किसी भी प्रोफेशन से है, उसके पास स्टेट का सरमाया लग रहा है, मेहनत लग रही है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम लोग एक खातून की शादी होती है तो वो सारा कुछ तर्क कर देती है, और वो उन इन लॉज के पास जो खामन है उनके लिए चले, नो डिसरिस्पेक्ट टू द वर्किंग जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि क्यों खातून जो है वो छोड़ देते हैं? साइकोलॉजिकली मैं समझना चाह रहा हूँ। साइकोलॉजिकली अगर क्या मैं बात, सोसाइटल प्रेशर है, या इन लॉज की तरफ ढके छुपे अल्फाज में ये बातें की जा रही होती हैं? अच्छा, अगर इसके बारे में बात करूँ तो साइकोलॉजिकल बिल्कुल आपके जो इन लॉज हैं उसकी तरफ से बहुत प्रेशर होता है, और सोसाइटी का भी बहुत प्रेशर है कि अगर औरत शादीशुदा है तो वो इजी टारगेट समझी जाती है, और अगर शादी कर दी जाए तो हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं, बचपन से जो हमारी बच्चियों को एक टीचिंग दी जाती है वो यही है कि तुमने बड़े होकर घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, हांडी रोटी करनी है, किचन को देखना है, हस्बैंड की इताअत करनी है, इन लॉज को संभालना है, ये करना है। वो इस सब में वो बेचारी कहाँ है
वो उसको नहीं बताया जाता। और अगर वो पढ़ लिख कर उस अपने ऊपर मेहनत करके बाहर चली जाए, जो कि आजकल कुछ फैमिलीज़ में ऐसा है कि वो मॉडर्न हो रहे हैं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, आगे लीड करवा रहे हैं, तो भी एट द एंड ऑफ द डे बच्ची ने तो शादी करनी है, जाना है। और जब जाना है फिर यू डोंट नो कि अगला बंदा किस तरह से निकलेगा और किस तरह नहीं। आइदर लव मैरिज कर रही है, आइदर अरेंज मैरिज कर रही है, यू डोंट नो कि इन लॉज कैसे होंगे, यू डोंट नो कि हस्बैंड कैसा होगा, प्रेशर्स कैसे आएंगे। बाज़ औक़ात फिर इतने ज़्यादा वो डिवोर्स पे बात चली जाती है कि फिर औरत को अपना आप साइड पे रख के क्विट करके अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ को, अपनी स्टडी को, उन सबको क्विट करने के बाद फिर वो आगे ज़ाहिरी बात है ससुराल को देखती है। तो डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कहूँगी कि माशरे का तो प्रेशर होता है, सो होता है, पर इन लॉज का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और जो हस्बैंड है उनका अगर शादी से पहले अगर किसी खातून ने ये देखना है तो वो किस तरह की बात होनी चाहिए? अगर अरेंज मैरिज भी है या लव मैरिज भी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ना अदर पर्सन। आप शादी से पहले उनसे बात कर रहे हैं, हमारे माशरे में ज़रा बात कम कराई जाती है लेकिन बहरहाल करवानी चाहिए। अगर वो जज करना है तो किस तरह जज किया जाएगा कि इनका अपना रुझान किस तरफ है मर्द का? देखिए जो आज का और साइकोलॉजिकली एज अ मेल वो, क्योंकि हम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रा समझाइएगा कि वो क्या चीज़ चाह रहा होता है खातून से। क्या आज वो हमारे माशरे में इक्वल फुटिंग पे बर्दाश्त करते हैं कि फाइनेंशियली अगर एक खातून इंडिपेंडेंट है तो वो उनको कोई मसाइल तो नहीं होता? अच्छा, अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पे मैं अगर थोड़ा सा बात करूं तो जब शुरू में अगर आप बात वगैरह कर रहे हैं, अगर आपकी फैमिलीज़ ने आपकी बात वगैरह करवाई है, तो बिल्कुल आप रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स को देखें। कुछ हमारे साइकोलॉजिकल रेड फ्लैग्स होते हैं कि नैरो माइंड तो नहीं है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में तो नहीं रहता, क्या वो अपने डिसीजंस खुद ले पाता है या नहीं ले पाता, या दूसरों पे डिपेंडेंट तो नहीं है बहुत ज़्यादा, या फैमिली में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं है, जो कि होना चाहिए, दैट इज़ गुड, लेकिन ज़्यादा तो नहीं है। हर चीज़ जो एक मिकदार से बढ़ जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ तो नहीं है, शक तो नहीं करता, मेल के साथ अगर आप बैठ रहे हैं या बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, ये रेड फ्लैग्स होते हैं, उसको ये ज़रूर देखना चाहिए। इन चीज़ों की बेस को मद्देनज़र रखते हुए एक मर्द वो भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे इस पे मैम तफसीरन गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात कर रहे थे और उसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर तफसीरन बादल साहिबा जो है वो रोशनी डाल रही थी। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि इन लॉज का कितना अमल दखल होता है कि खातून अगर काम करना चाह रही हैं तो हमारी सोसाइटी उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर देती है। दूसरा, एक हस्बैंड क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है अपनी वाइफ से, ख़ास तौर पर हमारे माशरे में जो हस्बैंड है। जी मैम, इस पर तफसीरन आप बात करी थी कि एक बच्ची है जिसके ऊपर स्टेट का पैसा भी लगा हुआ है और वो अब काम भी करना चाह रही है, लेकिन बहरहाल मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके MBBS किया है, क्लियर किया है और कुछ CMH से भी हैं, कुछ सिंपल नेशनल वगैरह से भी हैं, किंग एडवर्ड्स की भी हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब शादी हो रही है तो कुछ अर्सा तो उनकी जॉब बड़ी लाइमलाइट और बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद दे हैव क्विटेड और सिटिंग एट होम, घर बैठी हैं, घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, हस्बैंड को देखना है, चीज़ों को करना है। हस्बैंड अगर जॉब कर रहा है इतना पढ़ लिख के तो वेल इनफ, अगर औरत कर रही है तो दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। यही डिलेमा हमारी सोसाइटी का है जो कि चल रहा है। अच्छा, हस्बैंड की जैसे आप पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही थी कि कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आपने देखने हैं, उस पर तो आपने तफसीरन गुफ्तगू की। कौन से ग्रीन फ्लैग्स हैं वो भी ज़रा बता दीजिएगा। ग्रीन फ्लैग्स हैं कि अगर आपका हस्बैंड आपको ये कहता है कि तुम अगर वो डिसीजन खुद ले सकता है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग है, वो आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करता है कि इफ़ यू आर सिटिंग विद अ बंच ऑफ मेल्स तो वो आप पे ट्रस्ट फिर भी रखता हो। अगर आप किसी से बात कर रही हैं विद फॉलोइंग द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज, ये भी एक चीज़ मैं बिल्कुल ऐड करती जाऊँ कि हमारी सोसाइटी में आजकल ये जो इतने ज़्यादा प्रेशर्स आ रहे हैं और औरत को इतना सफ़र करना पड़ा है, इट इज़ बिकॉज कि औरत भी कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री और अपनी लिमिट्स को भूल कर आगे मूव कर जाती है। यूजुअली व्हाट आर दोज लिमिट्स? Like if you are married and you are having like some extramarital affairs, if you are married, extramarital affairs, then this is the crossing the line. Yes, of course. I'm talking about the limits. क्या लिमिट्स होनी चाहिए कि अगर आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो आप रिश्ते बनाने नहीं जा रहे, आप काम पे जा रहे हो, आप काम करो और आप वापस आओ। अगर आप वापस आ रहे हो तो आप अपने काम का सारा स्ट्रेस काम पर छोड़ कर आओ। अच्छा मैम, अभी नाज़रीन एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ हमने जाना है, उससे आपको आगाह करते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक अहम खबर से आपको आगाह करते चले। सुतरा पंजाब के वर्कर सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि 40,000 की तनख्वाह हमसे मुख्तस की गई थी, लेकिन इस वक्त 20,000 रुपये हमें दिए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके मसाइल जल्द अज जल्द हल होंगे। अब अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं नाज़रीन। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। टॉपिक पे जाने से पहले इस वक्त हमारे साथ रिपोर्टर रोही टीवी लाइव मौजूद हैं, अहमर खान साहब, जो कि वेदर के हवाले से हमें आगाह करेंगे। जी अहमर, क्या सूरत हाल है वेदर की?
जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में आज दिन भर मौसम जो है वो अबरआलूद रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया। और साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक बात करें आज दिन भर दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 25 तक जाने का इम्कान जो है वो भी ज़ाहिर किया गया है। हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो हवा में नमी का तनासुब जो है 85% जो है वो देखा गया है। कि साथ साथ अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो मुल्तान शहर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 230 पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए। और इसी हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर और गिरदोनवा का मौसम जो है वो अबरआलूद ही रहेगा, यकसम तौर पर रहेगा और बारिश का जो है वो कोई इम्कान जो है वो ज़ाहिर नहीं किया गया। आने वाले से 2 से 3 रोज़ हैं मुल्तान शहर में शहरियों को जो है वो सर्दी का सामना जो है वो भी करना पड़ेगा। दर्जा हरारत में भी कमी आएगी और जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा होगा। मज़ीद जो है महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर का मौसम जो है वो यकसा तौर पर रहेगा और जो आने वाले दिन है तो उसमें भी मौसम जो है वो अबरआलूद रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अहमद, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, वेदर बदल रहा है और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि मार्केट्स के रेट भी बदल रहे हैं। इस हवाले से तफसीलन आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान ज़मीर, जो कि रिपोर्टर रोही टीवी के। सलमान, क्या सूरत हाल है जी मार्केट की? जी बिल्कुल, इस वक्त खुद साख्ता महंगाई जो है मुल्तान में वो अरूज पर जा चुकी है और ऐसा लगता है कि ज़िला इंतज़ामिया खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो प्राइस लिस्ट जारी होती है वो भी सिर्फ कागजी कार्रवाई जो होती हुई नज़र आ रही है, जबकि शहरी जो है वो महंगे दामों सब्ज़ी और फल जो है वो ख़रीदने पर मजबूर है। इसी के साथ साथ बात करेंगे सबसे सस्ती सब्ज़ी की, तो इस वक्त शहरियों के लिए सबसे सस्ती सब्ज़ी जो है शुगर फ्री आलू है, जिसका रेट जो है वो 12 रुपये रखा गया, मगर मार्केट में आलू जो है वो 35 से 40 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त हो रहा है। दीगर सब्ज़ियों की बात करते चलें तो अदरक का सरकारी इंडेक्स 266, लहसुन 368 और सुहांजना जो है 300 रुपये उसका रेट रखा गया, मगर मार्केट में इस वक्त अदरक जो है 550 और सुहांजना जो है 400 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खनामे में खीरा और गाजर का निर्ख जो है वो 28 रुपये रखा गया, मटर जो है वो 36 रुपये, मगर मार्केट में खीरा और गाजर जो है वो 50 रुपये किलो और मटर जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। सरकारी निर्खनामे में पालक का सरकारी निर्ख 30 रुपये, प्याज 46 रुपये और टमाटर जो है वो 80 रुपये रखा गया, मगर मार्केट में इस वक्त पालक जो है वो 50, प्याज 80 और जो टमाटर है वो 100 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खनामे में अनार का रेट जो है वो 540 रुपये, अमरूद 150 रुपये और स्ट्रॉबेरी जो है वो 654 रुपये रखा गया, मगर मार्केट में इस वक्त अनार जो है वो 650 है, अमरूद 200 है और स्ट्रॉबेरी जो है वो 1000 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रही है। सरकारी निर्खनामे में बेर 100 रुपये, पपीता 224 रुपये, खरबूजा जो है 120 रुपये रखा गया, मगर और सेब जो है वो 346 रुपये रखा गया, मगर मार्केट में इस वक्त बेर, पपीता और सेब जो है वो 350 से लेकर 400 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है और खरबूजा जो है वो 200 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खनामे में किन्नू जो है 120 है, जबकि केले जो है 168 रुपये फ़ी दर्जन रखे गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करें ताकि शहरी सस्ती मियारी सब्जियाँ और फल जो है वो ख़रीद सकें। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह सलमान बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा गैप है जो हमें नज़र आ रहा है एक्चुअल मार्केट के रेट्स में और जो सरकारी तौर पर निर्ख दिए जाते हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है और एक दफ़ा दोबारा फ़ाल होने की ज़रूरत है, अग्रेसिवली इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में रमज़ान आ रहा है और ये ग्रां फरोशी अनफॉर्चुनेटली हम पूरी दुनिया में ये होता है कि चीज़ों के निर्ख नीचे आते हैं, रमज़ान में फैसिलिटेट किया जाता है मुसलमानों को और हमारे यहाँ चीज़ों के निर्ख बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ग्रां फरोशी जो है वो उसका बाज़ार गर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ख़ास तौर पर, और जो पीरा फोर्स बनाई गई है उसकी ज़िम्मेदारी है, प्राइस कंट्रोल के चार्ज भी उन्हीं के पास हैं। इस हवाले से उम्मीद करते हैं कि रमज़ान में लोगों को एक्चुअल मार्केट के रेट्स पे चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, अब अपने मौजू की तरफ चलते हैं। भाजत साहिबा जो है वो बड़ा तफसीलन आगाह करी थी कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, आजकल के दौर में ख़वातीन किन मुश्किलात से गुजरती हैं। जी भाजत साहिबा, हम लोग इन लॉज के हवाले से बात कर रहे थे, हस्बैंड्स के आपने ग्रीन फ्लैग बताए, फिर रेड फ्लैग्स कुछ आपने बताया कि उसमें ध्यान रखना है। अच्छा, जो खातून है वो भी काम कर रही होती है, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो वो एक टॉक्सिक शेम भी तो उनके अंदर आना शुरू हो जाती है ना, वो खुद अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका कम होना शुरू हो जाता है कि यार अब मेरी शादी हो गई है, मैं अपना घर बसाऊं, कुछ पहले 2-4 साल जो है वो थोड़ा हस्बैंड को सर्व कर लूँ, बाद में जैसे ही हमारा कुछ रिश्ता बेहतर होगा तो हम जॉब की तरफ चले जाएंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप को या टॉक्सिसिटी को डेवलप करने के पीछे भी आई थिंक
हमारे जनरेशन और सोसाइटी का हाथ है कि अगर औरत की शादी हो गई है, वो मैरिड है, तो फिर उसको हर छोटी छोटी बात पे कहा जाता है तुम्हारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, तुम्हारा शौहर सफ़र कर रहा है, तुम्हारे इन लॉ सफ़र कर रहे हैं, दिस दैट ये वो, इतना गिल्ट उसके अंदर पैदा कर दिया जाता है कि वो फिर गिल्ट को फील कर रही होती है, और गिल्ट फील करने के बाद उसको लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे जॉब को भी कुछ अरसे के लिए क्विट करना चाहिए और पर्सनल लाइफ को फोकस करना चाहिए। पर्सनल लाइफ के अंदर वो अपना आप कितना पीछे छोड़ जाती है और कितना दूर छोड़ आती है, ये उसे पता नहीं चलता, और वहाँ पे फिर मेंटल प्रॉब्लम्स का डिसऑर्डर्स का आगाज़ होना शुरू होता है। वैसे फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस ज़रा बताइएगा कि ख़वातीन के हवाले से ये जो कहा जाता है कि जो ख़ातून बाहर काम कर रही हैं, हमारे सोसाइटी के अंदर ये एक मिथ है ना, जिसकी आप भी जिक्र कर रही हैं, मिथ है या नहीं है कि वो ख़ातून उस तरह फिर घर को सर्व नहीं कर पाती, वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो हस्बैंड है, बच्चे हैं, और एक कहा जाता है एक पहिया है कि हस्बैंड बाहर से कमा के लेके आएगा, खातून ने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है, पालना है, तो ये इसको फिर बैलेंस किस तरह किया जा सकता है, और क्या ये ठीक है, वाकई इस तरह होता है? अच्छा देखें, इस चीज़ पे मैं एक कमेंट करूँगी कि अब से थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाएं, वो 80s एंड 90s के दौर में भी ख़वातीन अगर आप देखें तो वो गांव की थी, तो वो बाहर का काम भी करती थी, घर का भी करती थी। आजकल भी जो गांव की ख़वातीन है वो काम करती हैं, क्योंकि वहाँ सपोर्ट सिस्टम अच्छा था, वहाँ ट्रस्ट सिस्टम अच्छा था, वहाँ पे मोबाइल्स, फ़ोन्स और इस तरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, तो हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड भी अच्छा होता था। शाम में अगर वो आ रहे हैं तो बच्चों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था और चीज़ें भी अच्छी हो रही थी, और दोनों चीज़ों को वो बैलेंस करके चल रही थी। आज के दौर में ये जितनी एक्स्ट्रा इंगेजमेंट्स आई हुई हैं, हस्बैंड्स भी बाहर इंगेज हैं, फीमेल्स भी बाहर इंगेज हैं, घर आकर उस तरह का क्वालिटी टाइम वो स्पेंड नहीं कर पाते, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आज की जनरेट हो रही हैं। अदरवाइज अगर आप बैलेंस करना चाहें तो बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर सकते हैं वर्क लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, क्योंकि एक वुमन जो है, शी इज़ व्हेन शी इज़ बॉर्न शी इज़ अ मल्टीटास्कर। एक औरत सिर्फ एक औरत नहीं है, वो बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे रिश्ते हैं उसके, और शी इज़ अ मल्टीटास्कर। वो होम मेकर भी है और उसने बाहर भी अगर काम करना है तो अर्निंग भी है, बच्चे भी देखने हैं, तो आई थिंक सो बैलेंस किया जा सकता है अगर लिमिट्स बाउंड्रीज की मैं जैसे भी पहले बात करी थी, अगर उनमें रहा जाए। और कुछ ऐसे मर्द हजरात भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी गलत होते हैं, बहुत अच्छे मर्द भी हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो ट्रस्ट करके अपने वाइफ के ऊपर बाहर भेज रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो इक्वली पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं। अगर औरत कहीं बाहर इंगेज रहे तो वो घर पर जल्दी आ जाएंगे, बच्चों को देख लेंगे, इन लॉज के आगे अपनी बंदी के लिए स्टैंड ले लेंगे, अपनी वाइफ के लिए स्टैंड ले लेंगे। आज ये सब कुछ नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं। अदरवाइज बैलेंस करना बाहर की और घर की लाइफ को इट्स क्वाइट ईजी अगर दोनों साथ मिलकर चलें तो। अगर दोनों साथ मिलकर चलें, जिसका कहा जाता है कि एक पहिए हैं, दो पहिए हैं। अच्छा ये बताइएगा कि मेंटल हेल्थ पे किस तरह का असर होना शुरू हो जाता है, ये जो टॉक्सिसिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ख़ातून फिर किस तरह की बीमारियों में फिर मुब्तला हो सकती है, जिसमें एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, देन देयर कम्स द पैनिक अटैक्स एज वेल। पैनिक अटैक्स बहुत कॉमन है, फोबियाज बहुत कॉमन है, एजिटेटेड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, हेल्थ एंग्जाइटी, सिंपल एंग्जाइटी, GAD वगैरह एंग्जाइटी की जितनी आपकी हैं वो सारी बहुत कॉमन है। ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं, एग्रेशन इश्यूज़ हैं, इरिटेबल मूड है, ये सारा स्ट्रेसेस लेवल्स हैं। उसके बाद जब फिर डिलीवरी होती है उसके बाद एक PPD का एक हमारा होता है डिसऑर्डर, वो सारे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि जनरेट होती हैं और आगे जाके प्रॉब्लम करती हैं। आगे जाके प्रॉब्लम करती हैं। अच्छा इस चीज़ को जैसे मैंने आइडियली आपसे एक सवाल भी किया था जाते वक्त ब्रेक पे जाने से पहले कि एक आइडियल मुआशरा क्या हो सकता है जिसमें जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि ये बेहतरीन है, अगर इस तरह होगा तो ख़वातीन भी सफ़र नहीं करेंगे, मर्द हज़रात भी सफ़र नहीं करेंगे, एक दूसरे की तवक्कुआत भी पूरी होंगी, वर्क प्लेस में भी बैलेंस रहेगा, तो इस वाले से ज़रा मैं ये बात करूंगी कि अगर आप इस तरह का हमारा वर्क प्लेसेस होने और इसमें सॉरी आपको बात कर रहा हूँ, इस सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है वो बताइएगा। खातून के लिए कौन पिलर हो सकता है और मर्द के लिए कौन पिलर हो सकता है? देखिए, हस्बैंड वाइफ की अगर बात हो रही है तो डेफिनेटली एक औरत के लिए उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है दैट इज वाइफ, और अगर वाइफ की बात हो रही है तो उसका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है वो हस्बैंड। एक दूसरे पे ट्रस्ट रखें, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना जानते हो, एक दूसरे के लिए कॉन्फिडेंट इनफ हो, एक दूसरे के लिए डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकें, एक दूसरे के साथ लॉयल हों, एक दूसरे के लिए पैशनेट हों, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए आगे मूव करें, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। और अगर औरत या मर्द बाहर निकल रही है तो आप अगर किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हो, आप लिमिट्स रखो, आप बाउंड्रीज रखो, आइदर मेल आइदर फीमेल दोनों पे अप्लाई होती है ये चीज़, और उसके बाद आप पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को रूल आउट करो तो इट्स अ वंडरफुल थिंग, यू कैन बैलेंस इट। अच्छा इसमें आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा बताइएगा कि एक कॉन्सेप्ट हम वेस्ट में भी देख रहे हैं हाउस हस्बैंड्स का,
वो हस्बैंड्स जो होते हैं वो घर में सब करते हैं, खातून बाहर जाके अर्न वो करती उसकी हैं। एक मूवी भी तो आई थी ना, कोई बड़ी पुरानी सी, की एंड की का एंड का समथिंग। हाँ, वो तो 2012 11-12 की आप बात कर रही हैं, 13 मैंने की वही फॉलो की थी। उस टाइम पे वो आई थी। बहरहाल इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम लोग वेस्ट में देख रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या जो आपका मैरिटल रिलेशनशिप है उसके ऊपर पड़ता है? सोसाइटी इसको किस तरह देखती है? हमारी क्या सोसाइटी इस तरह के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? हमारी सोसाइटी इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी वो बॉन्डिंग ही नहीं है, हमारी वो टीचिंग और वो लर्निंग ही नहीं है कि मर्द घर पर रहे और औरत कमाए। इसके लिए बड़े ही अजीब तरह जतन के करने पड़ेंगे। वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं ऐसे मर्द हजरात के लिए, जो कि नामुनासिब से हैं। यहाँ पे बात करूँ तो आई थिंक मर्द का काम है घर से बाहर जाकर काम करना, तो वो भी करे। अगर ज़रूरत महसूस हो रही है और औरत इतनी पढ़ी लिखी है और दोनों, आजकल जो महंगाई का दौर है, दोनों ने साथ चलना है, अपने बच्चों को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर देना है, औरत बाहर निकले तो उसको भी काम करना चाहिए। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट वेस्ट में भी आजकल चल रहा है, ये हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही कोई एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को। ठीक है। और हमारी जो सोसाइटी है वो एक वर्किंग वुमेन को, जैसे हमने पहले बात किया था कि अब हालात कुछ ख़राब हो रहे हैं, उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? सोसाइटी के अंदर किस तरह की अवेयरनेस की ज़रूरत है, किस तरह सिखाने की ज़रूरत है कि ख़वातीन के राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, लेकिन ये जो एम्पावरमेंट है कि खातून अगर घर से बाहर निकल रही हैं, काम करना चाह रही हैं, सर्व करना चाह रही हैं, उसके लिए क्या ज़रूरत है? सोसाइटी को किस तरह चेंज किया जा सकता है? सोसाइटी को तो आप चेंज नहीं कर सकते। सोसाइटी में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। एवरीवन इज़ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल मॉडल प्ले करता है एक औरत के लिए, अगर वो घर से बाहर निकल रही है, तो दैट इज़, अगर वो मैरिड है तो उसके घर वाले, उसके बाप भाई उसके लिए कितने सपोर्टिव हैं, उसकी मदर उसके लिए कितने सपोर्टिव हैं, और अगर वो शादीशुदा है तो उसका हस्बैंड उसके लिए कितना फ्रीडम उसको दे रहा है, कितना ट्रस्ट कर रहा है, उसके लिए एज पिलर, एज स्ट्रेंथ कितना काम कर रहा है, और इन लॉज की तरफ से प्रेशर का कम होना, ये सारी चीज़ें एक औरत की एम्पावरमेंट और मेंटल पीस के लिए ज़रूरी हैं। सोसाइटी में तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। व्हेन अ वुमन इज स्टेपिंग आउट, तो शी शुड गेट प्रिपेयर्ड कि ये सारे मेंटल स्ट्रेसेस मुझे सफ़र करने पड़ेंगे, ये सारे प्रेशर्स मुझे होल्ड भी करने पड़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है घर से भी मुझे ये सारे प्रेशर्स आने शुरू हो जाएं, तो उसको वो हैंडल करना होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वो फिर मेल ईगो का क्या करना है? क्या वो आजकल के जो हमारे मर्द हैं वो क्या बेहतर हो रहे हैं, या उनको लगता है कि अगर खातून काम कर रही हैं, शी इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन द हाउस, तो ये वाला मसला है? मेल ईगो बिल्कुल है। एक लिमिट तक अगर औरत कंट्रीब्यूट कर रही है, काम कर रही है, इंडिपेंडेंट है और घर को भी चला रही है, उस पहनने ओढ़ने में भी कमी नहीं आ रही मर्द के। उसके कपड़े टंगे हुए मिल रहे हैं, वॉश्ड मिल रहे हैं, घर नीट एंड क्लीन मिल रहा है, बच्चे सही हैं, उसके पेरेंट्स की इज्जत रिस्पेक्ट की जा रही है, तो वो कमा के भी ला रही है, तो ऑल गुड। नहीं तो आहिस्ता 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 ये चीज़ टॉक्सिक होना शुरू हो जाती है। फिर मेल ईगो हर्ट होती है। जहाँ फिर मेल ईगो हर्ट हो वहाँ प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। प्रॉब्लम्स जनरेट हो तो वहाँ पे ये सारी फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और काम ख़राब होता है। वहाँ पर हमारा डिवोर्स रेशो भी इस वजह से हाई चला जाता है। ओके, वहाँ पर उसकी वजह से हमारा जो डिवोर्स रेशो है वो भी हाई जा रहा है। अब इस हवाले से तफसील में गुफ्तगू करते हैं। मैम, हमें इरफान साहब ने ज्वाइन किया है, नाज़रीन, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के। इनसे आज के प्रोग्राम में बात करते हैं कि किस तरह जो हमारे घरेलू लोग हैं जो सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेफ्टी को किस तरह मद्देनज़र रखा जा सकता है। जब सिलेंडर आप ख़रीद रहे हैं तो कहाँ से ख़रीदना है और उसके अंदर किन की चीज़ों को देखना है। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हमने गुफ्तगू करनी है। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जो सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी पहचान क्या है? किस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से सिलेंडर ख़रीदना है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मासूम जान बचाने के लिए एक कोशिश की है। देखिए, बात ये कि मैं सार्फिन के लिए यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी वो सिलेंडर खरीदें तो ऑथराइज ओवरऑल रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं और जो सिलेंडर खरीदे उसके साथ उसकी सर्टिफिकेशन थर्ड पार्टी की रिपोर्ट जरूर लें। ठीक है, रसीद लें, रिपोर्ट। और जो हार्डवेयर दुकानों पर सिलेंडर सेल हो रहा है, हार्डवेयर दुकानों पर वहां से बिल्कुल सिलेंडर में खरीदे, वो सारा के सारा टीन चादर का ड्रम का बना हुआ, उसकी लाइफ 2-4 माह बाद खत्म हो जाती है। तो सस्ते की तरफ ना जाएं, एक दफा अच्छा स्टैंडर्ड कंपनी का ब्रांडेड बना हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक स्टैंडर्ड खरीदें और मिजाज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें। कोई मुश्किल नहीं, इसकी लाइफ टाइम गारंटी है। अभी देखिए, हादसा ना रुकने की वजह से ये है कि जो गैर मेडिकल खाने स्टैंडर्ड गुजरांवाला में 600 के करीब आज भी सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की बड़ी अहम मीटिंग 2:30 बजे, और उसी के ऊपर जो है वो ऑलरेडी एक इसी एजेंडे पे गैर मेडिकल स्टैंडर्ड के ब्लास्ट मसूम जाने के तरफ से एक बड़ा अहम एजेंडे पे 2:30 पार्लियामेंट और कमेटी नंबर 4 में बड़ा अहम इजलास हो रहा है जिसमें मैं शिरकत कर रहा हूँ।
तो कोशिश ये है कि लोगों की मासूम जान बचाएगी। आपकी मेरी यही कोशिश है, अल्लाह में कामयाब करे तो लेकिन मैं समझता हूँ जान बचाने की पूरी इंसान की खिदमत होगी। अच्छा, तो मेरी सार्फिन से जी जी कंप्लीट कीजिएगा इरफान साहब। मेरी सार्फिन से गुजारिश है कि वो किसी भी मेरी खास तौर पर हार्डवेयर दुकानों में जिसके अंदर सेल हो रहे हैं, ये बिल्कुल जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर सेल नहीं कर रहा है, जो रसीद नहीं देता, जो वो थर्ड पार्टी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं देता, वो बिल्कुल सिलेंडर 2 नंबर है। हार्डवेयर दुकान से सिलेंडर ना खरीदे। हार्डवेयर दुकान से सर खरीदने का नुकसान क्या होता है? जैसे आपने कहा कि उसकी लाइफ कम हो जाती है, तो फिर क्या उसका खुदा न खास्ता कोई धमाका हो सकता है? क्योंकि वो कोई 3 पलाई का कहा जाता है कि होनी चाहिए, इसकी भी जरा डिफाइन कीजिएगा। जी, मैं यही कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान में जो ओगरा ने मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस दिए हुए हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो तकरीबन 20+ प्रोसेस से स्टैंडर्ड गुजरता है। ओके। स्टैंडर्ड बेचने के काबिल होता है, और मार्केटिंग कंपनी जो है वो सिर्फ अपने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर को सिक्योरिटी के तौर पे देती है। उसकी लाइफ टाइम इंश्योरेंस गारंटी हर चीज होती है। ये जो बाकी 3 चादर के सस्ते स्टैंडर्ड गुजरांवाला दुकान में, इसको फौरन बंद होना चाहिए। और मेरी तमाम सिस्टम से गुजारिश है कि उनके पास इख्तियार रहते हैं गैर स्टैंडर्ड को रोकने का। तो वो क्या करते हैं, दुकानों को पकड़ लेते हैं, दुकानें बंद कर दी, खोल दी। ये जो रिश्वत का बाजार है, ये भत्ता की खत्म होनी चाहिए। हम फर्ज करे कहते हैं उनके पास भी रीफिलिंग का निजाम नहीं है। तो मैं फिर बार बार कहता हूँ कि हमने तो एटम बम बना लिया, हमने तो ऐसे प्यारे बना लिए पूरी दुनिया को सप्लाई के लिए, छोटा सा यूनिट हम नहीं बना पा रहे। मैं उस वक्त से डरता हूँ, या अल्लाह कभी खुदा ना खासा किसी हुक्मरान अपने बच्चे की इस तरह से हम लाशें उठा रहे हैं। आपने देखा 1 साल गुजर गया जब मुल्तान में बोजर ब्लास्ट हुआ, गैर मेरी बोजर इस वक्त घूम रहे हैं। अब वो बोजरों की तादाद अगर ऑफिशियल उसकी 30 से 35 टन है, उसकी कैपेसिटी तो यहाँ पे 80-90 टन के बोजर को खुदा ना खासा एक बोजर ब्लास्ट हो गया तो पूरे का पूरा शहर उड़ जाएगा। अभी आज भी हमारी कोशिश है कि इसके ऊपर कानून साजी का अमल तेजी से मुकम्मल किया जाए। 4 सुबह हो चुका है। अगर वो कानून साजी हो जाती उसमें कम से कम 14 साल सजा होगी और 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा और नॉन बेलेबल फंक्शन। अच्छा, इसमें जी जनाब इरफान साहब ये बताइएगा कि इसमें एक तो गैर मयारी सिलेंडर जो है वो अगर खुदा ना खास्ता किसी शख्स को वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता, तो पहचान किस तरह की जा सकती है? दूसरा ये बताइएगा कि ये जो डिकेंटिंग होती है, जो गैर कानूनी काम हो रहा है, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस को भरा जाता है, इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है? सर देखिए, मैंने तो अर्ज किया कि लोगों की कोफ्ते खरीद नहीं है। लोग तो कोफ्ते खरीद बनाने के लिए आज 7 साल कबल उगरा ने नोटिफिकेशन किया था मार्केटिंग को के 2, 4, 6 की जगह स्टैंडर्ड पानी की बोतल की तरह चेंज हो जाए, वो लोगों की कैपेसिटी के मुताबिक। शैम्पू साशे बने हुए हैं, बाकी सारी चीजें ऑयल के बने हुए, तो अपनी कोफ्ते खरीद के मुताबिक लोग अब ये होता ही है कि वो डिकेनिंग के तौर पर अपनी कोफ्ते खरीद के मुताबिक भी जाने जाए। मैं फिर कह रहा हूँ कि दुकान मेरी मजाज दावे से कहता हूँ, अगर एक दुकान उन्होंने जुर्माना किया सील की, अगर वो दोबारा नहीं खुली तो मैं अब सुधार भी बात ये कि हमने एटम बम बना लिया, हमने चारे अच्छे बना लिए। इरफान साहब, सजा और जुर्माने तो अभी भी हैं, सजा और जुर्माने तो अभी भी किए जा रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम्स जो हैं वो आए दिन हम देख रहे होते हैं कि जुर्माने कर रही होती हैं, FIRs तक लॉन्च की जाती है, थानों में उनके सामान को रखा जाता है, तो जुर्माने तो अभी भी हैं। अवाम की कितनी जिम्मेदारी है कि वो खरीदना बंद कर दें? अपनी जान तो सबसे पहले है ना जी। जी बिल्कुल गले है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर वो जो मशीन जो डिकेनिंग से आप बोलते हैं, तो अगर वो ये छोटी सी मशीन बनाना कौन सा काम है? कोई देखिए इसको इसी देखो, अब दुकान मैं फिर कह रहा हूँ दुकान को जुर्माने करना, इसका दुकानें बंद कर देना हल नहीं। जिसमें कीमत बढ़ती है तो क्या घर में तो दुकानदार गैस पैदा नहीं करता, तो वो कीमत पीछे से अगर ठीक होगी तो ठीक है। चलो जड़ को पकड़ा जाए, ठीक है, खत्म किया जाए, जड़ से पकड़ा जाए। कला कमा करने की जरूरत है। इरफान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे आपने रोशनी डाली। नाज़रीन, हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। हम बहादत साहिबा से वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात कर रहे थे और हम लोग इनसे बात करेंगे कि किस तरह हमारी सोसाइटी में ये एक अलमिया है कि आज भी जो वर्किंग वुमेन है उसको गलत समझा जाता है। वो अगर घर से बाहर कदम रखती है तो तरह तरह की चीज़ें उसको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इस हवाले तफसील गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ साथ हमने LPG सिलेंडर्स के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की कि आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप एक सिलेंडर की ख़रीदारी करने जा रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि ये जो सर्टिफाइड हमारे पास डीलर्स हैं उनसे आप लें ताकि आप किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो। नाज़रीन, बहादत साहिबा की तरफ चलते हैं। बहादत साहिबा, ये बताइएगा कि एक ख़ातून को जैसे आप कह रही हैं कि उसको रेडी रहना चाहिए कि अब इस तरह की बातें होंगी, तो मेंटली तौर पर किस तरह वो अपने
आप को स्ट्रॉन्ग रख सकती है कि और किस तरह अपने आप को तैयार किया जा सकता है? मल्टीपल एस्पेक्ट हैं। पहली चीज़ तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, चाहे वो इन लॉज हैं, चाहे वो फैमिली है, तो भी वो मेंटली बहुत रिलैक्स रह सकती है। वर्क प्रेशर को सिर्फ वो वर्क प्रेशर के तौर पर ना ले, उसको डील करे, उसको फेस करे और वहाँ पर एक पर्सनालिटी के साथ उन चीज़ों को लीड करे और एक कॉर्नर रखे और रिश्तेदारियाँ ज़्यादा ना बनाए, बहुत ज़्यादा फ्रैंक ना हो, अपनी लिमिट्स में रहे, बाउंड्रीज़ में रहे और वर्क का जो प्रेशर है और जो स्ट्रेस है वो वहीं तक छोड़कर घर पर वापस आए, अपनी बाकी लाइफ को अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी चिट चैट्स, अपनी उन चीज़ों को भी मेंटेन रखें, तो आई थिंक आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं इन प्रेशर्स। आप बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि इसमें बहुत रोल है फैमिली का और सपोर्ट सिस्टम का बहुत रोल है, मीडिया का कितना किरदार है इसमें? क्या हम आजकल एक एम्पावर्ड वुमेन को सही अपने ड्रामास में या अपनी सोसाइटी में सही प्रेजेंट कर रहे हैं? आई थिंक ये मिला जुला एक्सपीरियंस इसमें मेरा तो है। अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मेरा यही होगा कि मीडिया कई हद तक ख़वातीन को एक बहुत अच्छा बूस्ट भी दे रहा है, ख़वातीन को आगे आने का बहुत ज़्यादा मौके भी दे रहा है, लेकिन साथ ही उसको अगर मीडिया की बात करूं तो रिप्रेजेंट भी गलत कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा मिक्स्ड ओपिनियन होगा कि मीडिया भी 50-50% ही चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रामास की बात करें तो किस तरह आपको लगता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पावर्ड वुमेन की जा रही है? किस तरह दिखाया जाता है और किस तरह दिखाना चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट सही हो? कुछ मैं ज़्यादा वैसे मीडिया फॉलो नहीं करती, आई एम नॉट अ ड्रामा पर्सन, मैं कुछ ज़्यादा ड्रामाज को फॉलो नहीं करती, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन कुछ ड्रामाज जो मैंने फॉलो किए तो उसमें मुझे ये दिखाया गया कि एक औरत है जो एक मैरिड मर्द के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रही है क्योंकि ही इज़ रिच, दिस दैट, वो शुगर डैडी और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स आजकल चल रहे हैं कि पैसा हो, एज में ज़्यादा हो, इस तरह की चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, आई डोंट थिंक सो। हाँ, किसी हद तक रियलिटी होगी बिल्कुल, लेकिन इसको इतना ज़्यादा पब्लिकली नहीं दिखाना चाहिए। और फिर औरत को दिखाया जा रहा है कि शौहर के हाथों या घर वालों के हाथों बहुत मारपीट करवाई जा रही है, गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वो आजकल एक सांवले आरपीया समथिंग लाइक कुछ एक ड्रामा आया हुआ था कि वो बड़े लो उससे दिखाया गया और वो बड़ा था एंड जुआ में हार गए, इस तरह ये वाली रिप्रेजेंटेशंस आई डोंट थिंक सो कि आपको फीमेल के लिए देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं दीज आर द रियलिटीज़, ये आप वास्ट बिल्कुल ये एक रिफ्लेक्शन आप पे कर रहे हैं। तो आई थिंक से कहीं ना कहीं मीडिया बहुत अच्छी कोशिश भी कर रहा है, कहीं ना कहीं लेट डाउन भी कर देता है, मिक्स्ड है, मैं ज़्यादा इस पे। अच्छा, हमने आज के प्रोग्राम में सारी जो हमारी गुफ्तगू थी वो एक मैरिड वुमेन के पर्सपेक्टिव से हमने की। खातून जो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी तरह उनका रिश्ता नहीं चल पाया, जो अलहदगी उनकी हो गई है या तलाक याफ्ता हैं, तो वो किस तरह सोसाइटी को हैंडल कर सकती हैं? और आपको क्या लगता है कि हमारा माशरा उन्हें एक्सेप्ट करता है कि अगर वो वर्क कर रही हैं, बाहर उन्होंने अपने बच्चों का पेट तो पालना है? अगर मैं ये बात करूं कि अगर एक औरत डिवोर्स्ड है तो आई थिंक सो हमारी बच्चियों को आजकल के दौर में इतना उनको हमें पढ़ाना चाहिए, ये शऊर देना चाहिए, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम पावर डालनी चाहिए कि कल को कोई ऊंच नीच होती है, नहीं बन पाती, आप सेपरेशन लेते हो या किसी भी बेस के ऊपर खुला होती है, तलाक होती है, एनीथिंग, तो आप अपने आप को भी संभाल सको, अपने बच्चों को भी, क्योंकि जिस माशरे में और जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, आपके अपने घर वाले भी आपके बच्चों को और आपको शादी के बाद एटलीस्ट नहीं संभालते। तो वहाँ पर आपको इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ एस्टीम को हाई रखते हुए, अपना कैरेक्टर ऊंचा रखते हुए आप अपने आप को भी संभाल सको, अपने बच्चों को भी संभाल सको, वरना सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती और तरह तरह के बल्कि कमेंट्स पास किए जाते हैं जिसमें फीमेल्स को ही गलत कहा जाता है। अच्छा, इसमें जैसे हम लोग अक्सर ये बात करते हैं, इस पर हमने पहले प्रोग्राम भी किया था कि औरत ही औरत की दुश्मन है। हाँ। और ये इस तरह की बातें किस तरह की ठीक है? और लास्ट में अगर आप अपनी कोई चीज़ ऐड करना चाहें, ऐसा माहिर नफ्सियात कोई चीज़ कमेंट करना चाहें और वो चीज़ जो हम मिस कर गए तो वो भी प्लीज़ ऐड कर दीजिए। अच्छा, इस तरह से इसको मैं सम अप अगर करूँ तो यही कहूँगी कि एक औरत के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी लर्निंग्स में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अपने आप को उसको बहुत बाउंड्रीज और लिमिट्स में रखते हुए कैरी करना आना चाहिए, उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ को आगे ज़रूर बढ़ाना चाहिए। बाजत ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लेने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हमने डिस्कशन की। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको भी पसंद आया होगा आज का प्रोग्राम। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।